हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है सच अ गुड लव। एपिसोड की शुरुआत टाइमलाइन 2025 से शुरू होती है, जहाँ पर हम डाई और जो नाम के दो पर्सन को देखते हैं। दोनों ही रोड के पास आते हैं और एक दूसरे को बाय बोलकर जू रोड क्रॉस करने लगता है। तभी डाई उसे पुकारती है, जहाँ पर जू के पीछे मुड़ते ही उसे ऐसा फील होता है जैसे कि उसका यूथ उसकी तरफ देख रहा है, जो कि अब धुंधला होते जा रहा है। लाइफ के इस मोड़ पर दोनों फिर से उसी क्रॉस रोड में खड़े हैं, जहाँ से दोनों को आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते मिल चुके हैं। एक रास्ता एक दूसरे के साथ रहने का और एक रास्ता एक दूसरे से अलग होकर अपनी लाइफ जीने का। फिर दाई यहाँ पर जो को 2007 का वही टाइम याद करने को बोलती है, जहाँ पर वो दोनों पहली बार मिले थे और उनका प्यार शुरू हुआ था। डाइजो से जानना चाहती थी कि अगर उनका रिश्ता ख़त्म ही होने वाला था तो 2007 से चल रहे उनके प्यार का क्या मतलब था। भले ही प्यार के बाद भी दोनों अच्छे दोस्त हो, फिर भी तब उनके बीच हुए प्यार की शुरुआत क्या वर्थ इट थी। और अगर उनका रिश्ता टूटना ही था तो ये दोनों मिले क्यों थे। जू के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। फिर हमें दोनों की लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट साल दिखाए जाते हैं। इन सभी सालों में दोनों लाइफ के ऐसे ही क्रॉस रोड में खड़े थे, जहाँ पर उन्हें अपने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए सही रास्ता चुनना था। दाई के मुताबिक अगर उसे पास में जाने का एक मौका मिले तो वो 2007 की अपने यंग सेल्फ से वही पूछेगी कि क्या उसका और जू का प्यार वर्थ इट है, जो कि फ्यूचर में टूटने वाला है। फिर हम टाइमलाइन 2007 में आते हैं, जहाँ पर हम हाइनान यूनिवर्सिटी को देख पाते हैं। वहाँ पर एक लड़की बॉयज़ हॉस्टल में हैमर लेकर अपने बॉयफ्रेंड को मारने के लिए घुसी थी। बॉयज़ हॉस्टल के सभी लड़के उस लड़की से काफ़ी डर चुके थे और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दाई थी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड लिंग के रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसती है। उस टाइम पर लिंग तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन उसका रूममेट जू वहाँ पर था, जो कि फेस मास्क लगाकर कुछ म्यूज़िक चलाकर डांस कर रहा था। और दाई को हैमर लेकर डोर तोड़कर रूम में आता हुआ देखकर वो शॉक था। ऐसे ही दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दाई जू को अपना काम करने को बोलकर अपने बॉयफ्रेंड लिंग का बेड और उसका सामान तोड़ने लग जाती है, क्योंकि लिंग उसे चीट कर रहा था। ऐसी डेंजरस लड़की जू ने कभी नहीं देखी थी। वो उसके गुस्से को देखता ही रह जाता है और वो दाई को अपने कैमरा से शूट करने लगता है। दाई के पूछने पर जू उसे बोलता है कि वो एक शॉर्ट फिल्म मेकर है और उसकी फिल्म के लिए दाई एक परफेक्ट हीरोइन बन सकती है, लेकिन वो उसे कैमरा ऑफ करने को बोलती है और उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तब जू उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए उसके फेस पर मास्क लगा देता है, जो चीज़ उसके लिए बहुत ही अजीब थी। तभी उसे बाहर अपने बॉयफ्रेंड लिंग की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जू के कपड़े खोलने की कोशिश करती है और लिंग को डोर खोलते ही उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो और जू एक कपल है और दोनों रूम में रोमांस कर रहे थे। लिंग ने दाई पर चीट किया था और किसी और लड़की के साथ डेट पर गया था। उसी बात का बदला लेने के लिए दाई ने ये सब किया ताकि वो लिंग को ये चीज़ रियलाइज़ करवा सके कि उसके छोड़ देने से उसके पास लड़कों की कोई कमी नहीं है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर लिंग गुस्से में अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ बाहर चला जाता है। उनके जाते ही दाई अपने ब्रेकअप को लेकर रोने लगती है। तब जू उसे एक कैफ़े में लेकर जाता है, पर जब वहाँ पर भी जू उसका वीडियो शूट कर रहा था तब दाई गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। किसी तरह जू उसे शांत करता है और फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जू एक फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट था और दाई इकोनॉमिक्स और ट्रेड की स्टूडेंट थी। एक तरफ दाई को बिल्कुल भी मूवीज़ पसंद नहीं थी, दूसरी तरफ जू मूवीज़ और म्यूज़िक का दीवाना था। यहाँ तक कि जो क्रॉस रोड में अपने फेवरेट म्यूजिक पर डांस करके दाई को दिखाता है। फिर भी दाई का मूड ब्रेकअप की वजह से खराब था, इसीलिए वो दाई को लेकर अब क्लब में जाता है, जहाँ पर लिंग अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के साथ था। वहाँ पर जू लिंग की फोटो पर आग लगाकर उसकी डेथ सेरेमनी करता है और उसे बोलता है कि आज से दाई के लिए लिंग मर चुका है। इस चीज़ से सभी लोग हंसते हैं और लिंग का मजाक उड़ने लग जाता है। लिंग की ऐसी इंसल्ट होता हुआ देखकर उसकी नई गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली जाती है, जैसे कि लिंग दाई और जू पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फिर जू दाई को लेकर एक इंटरनेट कैफ़े में आता है और उसे अपनी शॉर्ट फिल्म दिखाता है, जो कि उसने खुद बनाई थी। तभी वहाँ पर लिंग अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और दाई के सामने जू को बुरा भला बोलने लग जाता है। अब उसकी नई गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो दाई के साथ फिर से अपना रिश्ता शुरू करना चाहता था, पर दाई किसी चीटर को दूसरा मौका नहीं देने वाली थी। साथ ही वो लिंग को भड़काने के लिए जू की तारीफ करने लगती है, जो सुनकर लिंग दाई की इंसल्ट करता है। उसके मुताबिक अगर दाई उसके साथ फिर से रिलेशनशिप में नहीं आएगी तब नुकसान उसी का है, क्योंकि उसी को ग्रेजुएशन के बाद बीजिंग में रहना है और बीजिंग में लिंग का घर है। अगर वो उसके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करेगी तभी वो उसके बीजिंग वाले घर में रह सकती है, लेकिन दाई के मुताबिक
बीजिंग में घर लेकर रहने के लिए। उसे लिंग की गुलामी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद वहाँ पर रहकर दिखाएगी। ये सुनने के बाद लिंग फिर से दोनों पर गुस्सा करने लग जाता है और ऊपर से दाई और जू फेस मास्क लगाकर लिंग को छुड़ाने लग जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लिंग अपने दोस्तों के साथ जू को पीटने के लिए अभी उनका पीछा कर रहा था। इस पॉइंट पर भी जू दाई का वीडियो शूट कर रहा था, जिस दौरान अचानक से जू दाई को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, जो सुनकर दाई और बाकी सभी लोग शॉक थे। जिसके बाद दाई जू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर भागती है और कुछ देर बाद दोनों एक रिवर के पास आते हैं। वहाँ पर दोनों अपने सपने के बारे में बात कर रहे थे। जू का सपना था कि वो एक बड़ा फिल्म मेकर बने, पर दाई के मुताबिक उसका तो कोई सपना ही नहीं है। तब जू उसे याद करवाता है कि आज से दाई का भी एक सपना है, खुद के दम पर बीजिंग में रहना। दाई भी उसकी बात पर एग्री करती है और इसे सपने को अपनी लाइफ का एम बना लेती है। अगले दिन दाई फिर अपनी मम्माओं को कॉल करके बीजिंग में जॉब लेकर वहीं पर रहने के बारे में बताती है, पर हाओ इस चीज़ से गुस्सा होती है। वो चाहती थी कि दाई ग्रेजुएशन के बाद अपने होम टाउन में वापस आ जाए और यहीं पर जॉब करके पूरी लाइफ रहे। हाओ ने तो उसके लिए एक जॉब भी रेडी करके रखी थी। अब बीजिंग जाने के लिए अपनी मॉम से कोई भी सपोर्ट ना मिलने पर दाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कॉलेज में जब जू उसे फिर से चिढ़ाने और उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है, तब दाई अपनी सभी टेंशन भूल जाती है। जू अब उसे लेकर बीच पर जाता है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही मस्ती करते हैं, खेलते हैं और जू इन सभी मोमेंट्स को रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ पर दाई को समुद्र बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसे लग रहा था कि आखिरी बार वो समुद्र देख रही होगी, क्योंकि फैमिली प्रेशर की वजह से उसे होम टाउन जाना पड़ेगा जहाँ पर समुद्र नहीं है। तो जू से सभी चीज़ों को भूलकर सनसेट का मैजिक आर एंजॉय करने के लिए बोलता है, जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पल है। दोनों अब बैठकर उस पल को एंजॉय करते हैं। इस दौरान दाई उसे बताती है कि वो यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से ट्रू लव को पाना चाहती थी और अपने पार्टनर के साथ प्यार को फील करना चाहती थी। जू उसका इशारा समझ जाता है कि दाई यूनिवर्सिटी ख़त्म होने से पहले अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना चाहती है, और क्योंकि अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने ही लग गए थे, इसलिए दोनों एक होटल में आते हैं। पर शर्म की वजह से दोनों एक दूसरे के करीब आ नहीं पा रहे थे। उस रूम में मौजूद बाथरूम के वॉल्स मिरर के बने थे, इसलिए बाथरूम जाना भी उनके लिए अनकंफर्टेबल हो रहा था। तब जो उस मिरर वॉल में न्यूज़पेपर लगाने लगता है। इस चीज़ से दाई बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, क्योंकि उसे कॉलेज ख़त्म होने से पहले इंटीमेट होना था और इधर जू के लिए ये सब पहली बार था, इसीलिए शर्म की वजह से वो शुरुआत ही नहीं कर पा रहा था। तभी गुस्से में दाई जल्दी जल्दी मिरर में न्यूज़पेपर लगाकर जू का काम ख़त्म करती है और उसके करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करती है, पर यह चीज़ दोनों के लिए अनकंफर्टेबल थी। अब एक दूसरे को हक करने के चक्कर में दोनों बेड पर गिर जाते हैं, पर शर्म की वजह से दोनों कुछ कर ही नहीं पाते और जू की बनाई हुई शॉर्ट फिल्म को देखने लगते हैं। पहले तो दाई को मूवी बहुत ही स्लो और बोरिंग लग रही थी। तब जू उसे मूवी का रियल मीनिंग समझाता है, जो था पासिंग ऑफ टाइम। जू ने अपनी मूवी में टाइम का रियल मीनिंग समझाया था और ये फिल्म दाई को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस दौरान दाई जू का वीडियो शूट कर रही थी, जहां वो सनराइज की पहली लाइट में ग्लो कर रहा था। कुछ दिनों बाद अब हम देखते हैं कि दाई की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी और आज कॉलेज के लास्ट डे पर उनका प्रोफेसर उन्हें वही लेटर देता है जो कि उन्होंने कॉलेज के पहले दिन 2003 में लिखकर एक बॉक्स में डाला था। और आज कॉलेज ख़त्म होने के दिन प्रोफेसर उन सभी को अपना अपना लेटर पढ़कर सुनाने को कहता है, ताकि सभी लोग जान सके कि उनके कॉलेज का सपना पूरा हुआ कि नहीं। सभी लोग एक एक करके अपना लेटर पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट का सपना तो पूरा हो गया था और कुछ का अधूरा रह गया था। फिर दाई की बारी आती है और उसका सपना था कॉलेज में ट्रू लव पाना और अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना। वहाँ पर दाई का एक्स बॉयफ्रेंड लिंग भी अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था, जो कि अपने बीजिंग के घर की बात बोलकर दाई को चढ़ा रहा था। इस वजह से दाई अपना लेटर पढ़ने में अनकंफर्टेबल हो रही थी। तभी जो दाई को डिफेंड करने के लिए वहाँ पर आता है और लिंग और उसके दोस्तों के साथ वहाँ पर मौजूद सभी लोगों पर पानी डालने लग जाता है। जिसके बाद दाई और जो एक दूसरे के ऊपर पानी डालकर बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। एक ही पल में जो ने कॉलेज के लास्ट डे को बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बना लिया था। अगले दिन जू फिर दाई को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए आता है, जहाँ से वो अपने होम टाउन जाने वाली थी। दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात को लेकर दुखी थे, इसलिए जू उसके लिए अपने फेवरेट सॉन्ग पल्प फिक्शन का डांस करता है, जिसे दाई भी ज्वाइन करती है।
इससे भले ही कुछ पल के लिए पर उन्हें खुशी मिल गई थी। जिसके बाद दाई जाने वाली थी, लेकिन जू उसे रोककर बीजिंग जाने को बोलता है ताकि वो बीजिंग में रहने का अपना सपना पूरा कर सके। उसे समुद्र पसंद है और बीजिंग में समुद्र भी है। अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके वो भी बीजिंग में दाई को ज्वाइन करना चाहता था। दाई भी अपने होम टाउन में एक बोरिंग जॉब करके पूरी लाइफ उसी जगह पर कैद नहीं होना चाहती थी। इसलिए वो अपना डिसीजन बदल कर तुरंत ही होम टाउन का टिकट बीजिंग के लिए बदल लेती है। लेकिन जाने से पहले वो जू से बोलती है कि वो 2025 से आई है और उनका वहाँ पर ब्रेकअप हो चुका है। वो तो सिर्फ यहाँ पर ये पता करना चाहती हैं कि अगर उन्हें अलग ही होना है तो उनकी प्यार की शुरुआत वर्थ इट है कि नहीं। पर जू को ये सब दाई का मजाक लग रहा था। वो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा हंसता है। फिर कहानी अब 2017 में आती है, जहाँ पर दाई हाइनान एयरपोर्ट पर बैठी हुई थी और बीजिंग जाने वाली फ़्लाइट से अनाउंसमेंट करके उसे फ़्लाइट तक बुलाया जा रहा था। यहाँ पर दाई को याद आता है कि जू अपने वीडियो कभी भी डिलीट नहीं करता। वो सभी वीडियोस की एक कॉपी अपने लैपटॉप के हार्ड डिस्क में रखता है। उसके और जू के कई खूबसूरत पल उन वीडियोस में कैद हैं। जू की वजह से ही उसे भी उनकी पुरानी वीडियोस देखने की अब आदत पड़ गई थी। भले ही वीडियो कितनी भी सैड या फिर बोरिंग हो, वो दोनों के हर पल को एंजॉय करती है। अब बीजिंग के फ्लाइट की तरफ जाते टाइम दाई अपना लैपटॉप हाइनान एयरपोर्ट की लॉबी में ही भूल गई थी, जिसमें उसके और जू की लाइफ जर्नी की सभी वीडियोस थे। उसने सोचा था कि लैपटॉप खोने के बाद अब उनके वीडियोस हमेशा हमेशा के लिए खो जाएंगे, लेकिन किसी के हाथ उनका लैपटॉप लग जाता है और अब उनकी सभी वीडियोस को एक न्यू लैपटॉप में एक फिल्म की तरह स्टोर किया जाता है। जिसके बाद एक ई-स्पोर्ट होटल में वो लैपटॉप सेकेंड हैंड रेट में खरीद लिया जाता है। कहानी अब 2023 में आती है, जहाँ पर हम तोंग नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक होटल के 8323 रूम नंबर में आकर शेन नाम की एक लड़की से मिलता है। जहाँ पर इन दोनों की कन्वर्सेशन से पहले तो हमें लगता है कि शेन कोई प्रोस्टिट्यूट है और तोंग उसका कस्टमर है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये एक ई-स्पोर्ट होटल था जहाँ पर दोनों गेम्स खेलने के लिए आए थे और आज ही दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले हैं। तोंग यहाँ पर शेन से 2 साल छोटा था। फिर जब दोनों गेम शुरू करते हैं तभी वहाँ पर अचानक से मौजूद लैपटॉप हैंग हो जाता है। थोड़ा चेक करने पर दोनों को वहाँ पर बहुत सारे वीडियोज़ दिखती है। अब क्यूरियोसिटी के चलते वो दोनों इन वीडियोस को देखने लग जाते हैं और ये किसी और की नहीं बल्कि दाई और जू के वीडियोस थे। मतलब कि इसी ई-स्पोर्ट होटल ने वो सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदा था जहाँ पर उनके वीडियो स्टोर किए गए थे। शेन और तोंग दाई का वही एयरपोर्ट वाला वीडियो देखते हैं जहाँ पर उसने कहा था कि वो 2025 से टाइम ट्रैवल करके आई है उनके प्यार को फिर से जीने के लिए। पर यह सिर्फ दाई का एक मजाक था। जिसके बाद दाई जू को बाय बोलकर फिर से बीजिंग में मिलने की उम्मीद लेकर बीजिंग चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि समर 2007 में दाई पहली बार बीजिंग आई थी। वो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। एयरपोर्ट के बाहर आते ही उसे मोक नाम का एक टैक्सी ड्राइवर मिलता है, जिसके साथ हंसी मजाक करते हुए दाई उसकी टैक्सी में बैठकर जाने लगती है। दाई सिटी में न्यू है ये जानकर मोक एक राइड के उसे 500 युआन मांग रहा था, पर दाई इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। वो बार्गेनिंग करके उसे 250 युआन में राइड फिक्स कर लेती है। इस दौरान बातों ही बातों में मोक ने दाई की सभी बातें जान ली थी। दाई को एक रूम रेंट पर चाहिए था बीजिंग सिटी के सेंटर पॉइंट पर और मोक प्रॉपर्टी एजेंट का भी काम करता था, इसीलिए वो 800 युआन का एक रूम उसे दिखाने के लिए ले जाता है। लेकिन दाई को वो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके हिसाब से वो रूम बहुत ही छोटा था और दूसरे रूममेट्स के साथ उसे कॉमन किचन और बाथरूम यूज़ करना होगा। दाई मोक से उसके कमीशन के पैसे वापस मांग रही थी, इसीलिए मोक उसे एक बहुत ही अच्छा अपार्टमेंट दिखाने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर उसका अपना किचन और पर्सनल बाथरूम होगा। इस अपार्टमेंट का प्राइस वो 600 युआन पर मंथ बताता है। उसके मुताबिक ये अपार्टमेंट बीजिंग के सेंटर पॉइंट पर नहीं है, इसीलिए इसका प्राइस कम है। लेकिन मोक रूम की चाबी टैक्सी में भूल गया था और रूम की चाबी लाने से पहले ही वो रूम का रेंट दाई से मांगता है ताकि ये रूम उसके कीज लेकर आने तक कोई और रेंट पर ना ले ले। अब भरोसे के लिए मोक दाई को अपना आईडी कार्ड देता है, तब दाई उसे रेंट के पैसे देती है। लेकिन यहाँ पर मोक एक फ्रॉड निकलता है। वो पैसे लेकर भाग जाता है और उस बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से दाई को पता चलता है कि यहाँ के अपार्टमेंट का रेंट 5000 युआन है और मोक ने जो उसे अपना आईडी कार्ड दिया था वो भी फेक निकला। इस बात से दाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन अब दाई मोक को ढूंढते हुए एयरपोर्ट के पास जाती हैं, जहाँ पर उसे लकीली वो मिल जाता है और दाई गुस्से में हैमर से उसकी टैक्सी का ग्लास तोड़ देती है। दाई का गुस्सा देखकर वो उसे बहुत ही डर गया था। जिसके बाद वो उसे पहले वाला ही रूम रेंट पर दिखाने के लिए लेकर जाता है। वैसे तो रूम का रेंट 800 युआन है, लेकिन रूममेट्स के साथ दाई को सिर्फ 400 युआन पे करना है, जो दाई के बजट में भी है, भले ही उसे रूम पसंद ना हो।
जिसके बाद दाई जू को कॉल करती है और उसके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे कि वो यहाँ पर एक लग्जूरियस लाइफ जी रही हो और उसने 5 स्टार अपार्टमेंट रेंट पर लिया हो, जहाँ पर वो अकेले रहती है, किसी के साथ भी कोई रूम शेयर नहीं करती और अपनी रूममेट जेई को वो सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाली लड़की बताती है। भले ही जेई शॉपिंग मॉल की सेल एम्प्लॉइज हो, पर जू से वो शॉपिंग मॉल की मैनेजर बोलती है। वहीं पर 3 लड़के और रहते थे, शाओजिंग और यान, साथ ही एक ओल्ड मैन जिसका नाम मेंग था और उनका 6 साल का ग्रैंडसन जुआन भी वहीं पर रहता था। जू के सामने वो शाओजिंग को एक IT एक्सपर्ट बताती हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं और सेम बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन रियलिटी में तो दोनों लड़के अपने खाने और सामान के लिए लड़ते रहते थे। और यान एक बॉडी बिल्डर था जो कि रूम में एक घर के सामानों के साथ एक्सरसाइज करता रहता है। पहली मुलाकात में दाई से हैंडशेक करने के दौरान उसने तो उसके हाथ की हालत ही खराब कर दी थी। यान के बारे में भी दाई जू से झूठ बोल देती है कि वो एक फेमस बॉडी बिल्डर है जो कि एडवर्टीजमेंट भी करता है और वो उसकी बिल्डिंग में ही रहता है। साथ ही मिंग को वो एक पॉपुलर रेस्टोरेंट ओनर बताती है, लेकिन वो रियलिटी में सिर्फ एक छोटा सा रोड साइड फूड स्टॉल चलाता था। अब दाई ने भले ही बीजिंग में अपनी न्यू लाइफ को लेकर जू से झूठ कहा हो, लेकिन वहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ज़्यादा काइंड और हेल्पफुल थे। सिर्फ कभी कभी खाने के बॉक्स में उसका नाम ना लिखा होने पर कोई दूसरा उसका खाना खा लेता था या फिर बाथरूम यूज़ करने के लिए उसे वेट करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे दाई उन सभी के साथ एडजस्ट कर लेती है। वो बहुत खुश भी थी। साथ ही अगले साल ओलंपिक्स भी बीजिंग में होने वाली थी, जिसे देखने के लिए दाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती। 2007 का विंटर्स आ जाता है और बहुत ही ढूंढने के बाद भी अब दाई को एक भी जॉब नहीं मिल रही थी। उसके सेविंग्स भी ख़त्म हो रहे थे, इसी को वो सिर्फ एक ब्रेड खरीद कर उसको पूरे दिन में खाती थी। इंटरव्यू में जाने के लिए उसके पास मेकअप भी नहीं होता। हाई प्राइस की वजह से वो मेकअप खरीद भी नहीं पाती। मेकअप ट्रायल के बहाने वो उसी मेकअप के साथ इंटरव्यू में जाती है। इस चीज से शॉपिंग मॉल की कुछ सेल्स गर्ल उसकी इंसल्ट भी करती हैं, लेकिन उनमें से एक सेल्स गर्ल अपनी तरफ से दाई को एक फाउंडेशन गिफ्ट कर देती हैं और उस सेल्स गर्ल का नाम देखकर दाई को रियलाइज होता है कि वो उसकी रूममेट जेई है। दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब तक दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, क्योंकि जब तक दाई सोकर उठती थी उससे पहले ही जेई काम पर चली जाती थी और दाई के सोने के बाद जेई वापस आती थी। दोनों ही रूममेट्स अब एक दूसरे से मिलकर बहुत ही खुश थी और इस दौरान जेई दाई को कपड़े रेंट पर लेने वाली एक जगह पे लेकर जाती है ताकि उन कपड़ों को पहनकर वो इंटरव्यू में जा सके, लेकिन वहाँ पर दाई प्राइस टैग लगाकर इंटरव्यू में गई थी, इसीलिए वहाँ सिलेक्ट नहीं हो पाती। ऊपर से एक लड़की वो प्राइस टैग निकाल देती है, जिसकी वजह से अब दाई वो आउटफिट लौटा नहीं पाती और उसे वो आउटफिट खरीदना पड़ता है। वैसे ही उसके पास पैसे इतने ज़्यादा कम थे। यहाँ पर दाई अब 5 युआन पर आवर के हिसाब से कभी कभी शाओजिंग का इंटरनेट और लैपटॉप यूज़ कर लिया करती थी। एक दिन जब जू उसे वीडियो कॉल करता है तो दाई कैमरा ख़राब होने का बहाना करती है और जू को अपना फेस नहीं दिखाती ताकि वो अपने लाइफस्टाइल उसके सामने छुपा पाए। जू यहाँ पर न्यू ईयर के टाइम बीजिंग में दाई से मिलना चाहता था और फायरवर्क करना चाहता था। दाई भी जू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, पर वो किस हालत में बीजिंग में एडजस्ट कर रही है ये चीज़ वो जू को नहीं दिखाना चाहती थी, इसलिए वो उसके सामने बहाना बनाती है कि उसे बीजिंग बोरिंग लग रहा है, इसलिए न्यू ईयर से पहले वो घर जाने वाली है। ये बोलकर दाई कॉल कट कर देती है। दाई की बीजिंग छोड़ने वाली बात जू को बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगती है। तभी उसे शाओजिंग का कॉल आता है, जिन्होंने दाई के जाने के बाद चुपके से जू को देखने के लिए उसे कॉल किया था। दोनों जू को बहुत ही डांटते हैं क्योंकि दाई बीजिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। बातों ही बातों में दोनों जू के सामने दाई का सारा सच बाहर ला देते हैं कि उसे तो अब तक जॉब भी नहीं मिली है। एक दिन में वो सिर्फ एक ब्रेड खाती है और एक छोटे से अपार्टमेंट में वो सभी के साथ रहती है। उसके सेविंग्स के पैसे भी खत्म हो रहे हैं। ये सब जानकर जू को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन फिर जू बीजिंग चला जाता है दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पर उसकी पहली मुलाकात होती है टैक्सी ड्राइवर मॉक के साथ। जू उसकी टैक्सी में बैठ जाता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जू की बातें मॉक को दाई की याद दिला रही थी, लेकिन वो इस दौरान जू के सामने दाई का नाम नहीं लेता और ना ही उसे पता था कि जू और दाई एक दूसरे को जानते हैं। जू को भी यहाँ पर रहने के लिए एक अपार्टमेंट की ज़रूरत थी, इसीलिए मोको से वहीं पर रूम दिलवा देता है जहाँ पर दाई रहती है। यहाँ पर जू यान का रूममेट था। पहले ही दिन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं जू और दाई का रूम बिल्कुल आसपास था, फिर भी दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ना ही उनका आमना सामना हुआ था। अब कहानी ईयर 2023 में आती है, जहाँ पर शेन और टोंग
जू और दाई के ये वीडियोस देख रहे थे। तोंग को तो ये दोनों प्यार में पागल लग रहे थे, जो कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तोंग की भी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसने उसी की बेस्ट फ्रेंड के साथ उसे चीट किया था। पर यहाँ पर शेन को तो प्यार जैसी चीज़ फालतू लगती थी और ना ही उसे कभी प्यार में पड़ना था। उसके बाद कहानी फिर से 2007 में आती है, जहाँ पर जो डेरिक नाम के एक प्रोड्यूसर से मिलने के लिए आता है, जिसे जो की शॉर्ट फिल्म और उसका डायरेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसलिए डेरिक अपनी एक फिल्म के लिए जू को डायरेक्टर अपॉइंट करता है। इस काम के लिए जू को काफ़ी अच्छी सैलरी ऑफर हुई थी। यहाँ पर जो फिल्म स्टार्ट होने से पहले ही फिल्म को लेकर एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की डिमांड करता है, ताकि मीडिया के जरिए वो दाई को बीजिंग आने की खबर दे सके। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहनने के लिए जू के पास डिज़ाइनर सूट नहीं था। तब डेरिक उन्हें फिल्म डिज़ाइनर से उसके लिए सूट सिलवाने के बहाने पैसे लेता है। पर कुछ देर बाद जब वो फिर से डेरिक से मिलने के लिए होटल जाता है, तभी उसे रिसेप्शन से पता चलता है कि डेरिक तो वहाँ से जा चुका है। मतलब कि वो एक फ्रॉड था, जो डिज़ाइनर सूट सिलवाने के बहाने जू के बहुत सारे पैसे लेकर भाग गया था। दूसरी तरफ दाई एक इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर लड़कियों की क्वालिफिकेशन और उनका इंटरव्यू लेने की जगह उनकी बॉडी को वल्गर तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा था। इस चीज़ को लेकर दाई जब सवाल उठाती है, तब उसे इंटरव्यू से निकाल दिया जाता है। यहाँ पर दाई और जू दोनों की लाइफ बीजिंग में अच्छी नहीं चल रही थी। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा था। दाई को एक बड़ा ड्रेसिंग टेबल चाहिए था, लेकिन उसकी रूममेट जेई और दाई दोनों मिलकर भी इस पॉइंट पर एक ड्रेसिंग टेबल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उन्हें छोटे से मिरर से ही काम चलाना पड़ रहा था। तभी उनके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। दोनों जब देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें यान दिखता है, जो कि उनके डोर के पास फ्लैट ब्रेड रखकर अपने रूम में भाग रहा था। दाई को लगता है कि यान उससे प्यार करता है, इसलिए इतने दिनों से वो उसके लिए चुपके से ब्रेड रख कर जा रहा है। वो यान से क्लियर करती है कि उसका एक हैंडसम बॉयफ्रेंड है और उसे उसके जैसे बॉडी बिल्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर यहाँ पर यान और जेई की स्माइल से ही हमें पता चल जाता है कि असल में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और यान दाई के लिए नहीं, बल्कि जेई के लिए ब्रेड छोड़ कर जाता है। पर अब आधी ब्रेड खाने के बाद दाई को इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है, लेकिन जे को इस मिसअंडरस्टैंडिंग का ज़रा भी बुरा नहीं लगता। वो ये ब्रेड आज के लिए उसे खाने देती है। यहाँ पर जे और यान एक दूसरे से प्यार तो करते थे, लेकिन बात करने की आज तक उनमें हिम्मत ही नहीं हुई। इस दौरान एक तरफ दाई जे को जू के बारे में बता रही थी और दूसरी तरफ जू यान को दाई के बारे में बता रहा था। दोनों का रिश्ता अब तक ऑफिशियल नहीं था और ना ही उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया था, फिर भी एक दूसरे के लिए उनमें फीलिंग ज़रूर थी। यहाँ पर दोनों आसपास के रूम में ही रह रहे थे और इतने पास होने के बाद भी दोनों अभी तक मिले नहीं थे और ना ही एक दूसरे को कॉल करके अपनी लाइफ के बारे में बोलने की उनमें हिम्मत थी। अगले दिन अब दोनों एक ही बस से ट्रैवल कर रहे थे, फिर आसपास के रास्ते से एक ही डायरेक्शन की तरफ जा रहे थे, फिर भी दोनों की नज़र एक दूसरे पर नहीं पड़ती। यहाँ पर दोनों ही शिकाहाई सी देखने के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्हें पता चलता है कि वो कोई सी नहीं बल्कि एक रिवर है। दाई अब जू को कॉल करके इस चीज़ के लिए उसे बहुत डांटती है, क्योंकि जू ने उसे कहा था कि बीजिंग में एक सी है जिसका नाम शिकाहाई है। उसी को देखने की उम्मीद में तो वो बीजिंग आई थी। ये बात सुनकर जो समझ जाता है कि इस टाइम पर दाई आसपास ही है, इसीलिए वो चिल्ला चिल्ला कर फ़ोन पर बात करने लगता है ताकि उसकी आवाज़ दाई तक पहुंच सके। पर फिर भी उनकी मुलाकात नहीं होती, जिसके बाद हम ईयर 2023 दिखाया जाता है, जहां पर हम तोंग और शेन को देखते हैं। शेन दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रही थी, इसीलिए सामान शिफ्ट करवाने के लिए उसने तोंग को बुलाया था। तोंग को लगता है कि इसी बहाने वो शेन के साथ थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कर पाएगा, लेकिन शेन के साथ वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड येमिंग भी था। पर अकेले में शेन तोंग से बोलती है कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इसीलिए वो जल्दी येमिंग से ब्रेकअप करने वाली है। वैसे भी आजकल उनका यह रिश्ता किसी फॉर्मेलिटी की तरह हो गया है। येमिंग एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफर है, इसीलिए वो उसके साथ है, बाकी उसे येमिंग से कोई प्यार नहीं है। तभी वहाँ पर येमिंग आता है, जो उसे अपना टोक्यो वाला जॉब छोड़ने के बारे में बोलता है। अब से वो शेन के साथ ही रहने वाला था, पर जॉब छोड़ने की बात सुनकर शेन तुरंत येमिंग से ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि अब तो येमिंग से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। कहानियाँ फिर से 2007 में आती हैं, जहाँ पर जो न्यू अपार्टमेंट और बीजिंग में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक दिन अपार्टमेंट में शाओ और जिंग के साथ उसकी मुलाकात होती है, पर कुछ दिनों पहले वीडियो कॉल में बात करने के बाद भी वो लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। नहीं तो जू की मुलाकात अब तक दाई से हो चुकी थी, पर उस दिन लकीली जू दाई को देख लेता है, जो कि अपनी मॉम से बात कर रही थी, जिससे उसे पता चलता है
कि दाई बीजिंग में बहुत ही स्ट्रगल कर रही है, इसीलिए उसकी मॉम उसे घर वापस बुला रही है। इस पॉइंट पर जू दाई के सामने नहीं आता। वो एक स्पेशल टाइम पर दाई के सामने आने का डिसाइड करता है। कम से कम अब जू को इस बात की खुशी थी कि वो और दाई एक ही अपार्टमेंट में रह रहे हैं। इधर दाई की मॉम ने तो उसे प्लेन टिकट भी भिजवा दी थी, लेकिन उसने जू से प्रॉमिस किया था कि वो बीजिंग में न्यू ईयर साथ में मनाएंगे, इसलिए वो न्यू ईयर तक बीजिंग में ही रहने का डिसाइड करती है। दूसरी तरफ जू भी डिसाइड कर लेता है कि वो भी न्यू ईयर दाई के साथ बीजिंग में मनाएगा। कुछ देर बाद हम दाई को एक कंपनी से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जिसे आज भी जॉब नहीं मिली थी। वो कई जगह पर जॉब के लिए कॉल करती है। इस पॉइंट पर वो कोई भी जॉब करने के लिए तैयार थी, फिर भी उसे एक भी जॉब नहीं मिल रही थी। थक हार कर वो जैसे ही कंपनी के बाहर बैठी हुई थी, तभी एक टेडी आउटफिट पहना पर्सन उसके पास आता है और उसे एक छोटा सा टेडी बेयर गिफ्ट करता है। वो पर्सन बात तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसके एफर्ट्स को देखकर दाई को बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ ही देर में दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। दाई फिर अपने दिल की हर बात, अपनी हर परेशानी उस पर्सन को बोलती है और वो पर्सन उसे इमोशनली कंफर्ट करता है, जिससे दाई का मूड काफ़ी ठीक हो जाता है। उसके बाद दाई घर आती है और उसके पीछे पीछे वो टेडी बेयर आउटफिट पहने वाला पर्सन भी आता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि जू था। दाई की दिल की बात, उसकी परेशानी जानने के लिए वो सीक्रेटली उससे मिला था। अब दोनों का रूम आस पास ही था, लेकिन अब तक दाई को पता भी नहीं है कि दीवार की उस पार जू मौजूद है। उसके बाद से ही जू वही टेडी बेयर का आउटफिट पहनकर हर टाइम दाई के पास ही रहता था, उसे खाना देता था और रात को भी उसे घर तक छोड़ने आता था। यहाँ तक कि अंधेरे में उसे लाइट भी दिखाता था। लेकिन दाई को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। वो हर टाइम ही उसके साथ रहता था। क्या उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है? जू का ये राज अब ज़्यादा दिन तक नहीं छुपा रहता। एक दिन जब रास्ते में उसे डेरेक दिखता है और उसे पकड़ने के चक्कर में उसका फेस दाई देख लेती है। तब तक डेरेक भी वहाँ से भाग चुका था और अब जू दाई से डर कर भाग जाता है। उसके बाद कहानी फिर से 2023 में आती है, जहाँ पर दाई और जू की स्टोरी से शेन को लगता है कि जू अच्छा पर्सन नहीं है। वो दाई को परेशान करने के लिए बीजिंग तक आ गया था। वो सिर्फ उसको इमोशनल ब्लैकमेल और मैनिपुलेट करना जानता है, लेकिन तोंग ऐसा नहीं सोचता था। अब इस दिन न्यू ईयर भी था, इसीलिए तोंग शेन के साथ टाइम स्पेंड करने की सोच रहा था, लेकिन शेन अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करने चली जाती है। कहानी फिर से अब 2007 में आती है, जहाँ पर कुछ ही टाइम में न्यू ईयर शुरू होने वाला था और यहाँ पर दाई के पास तो एक अच्छा मील खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। तब फूड स्टॉल वाला ओल्ड मैन उसे फ्री में खाना खिलाता है, क्योंकि उसकी भी दाई जितनी एक बेटी है और वो स्टडी के लिए कहीं पर दूर रहती है। उसी टाइम दाई को वहाँ के रेडियो में न्यू ईयर काउंटडाउन सुनाई देता है और 12 बजते के साथ ही उसे जू की आवाज़ आती है, जो कि कुछ दूर पर ही फायर क्रैकर्स लेकर खड़ा हुआ था। उसे देखकर दाई भागकर उसके पास आती हैं और यहाँ पर जू उसे बीजिंग में न्यू ईयर के साथ उनकी लाइफ की न्यू शुरुआत करने की हिम्मत देता है। तभी कुछ पुलिस वाले उन्हें अरेस्ट करने के लिए उनकी तरफ आते हैं, क्योंकि बीजिंग में फायरवर्क्स करना बैन था। दोनों पुलिस से बचकर भागते हैं और कुछ ही देर बाद दोनों एक ओवरब्रिज के पास आकर रुकते हैं। लेकिन आज उन्होंने न्यू ईयर पर बीजिंग में फायरवर्क्स करने का अपना सपना पूरा कर लिया था। जिसके बाद जू दाई को किस करता है और यहाँ पर ऑफिशियली उनका रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। ये चीज़ दोनों वीडियो में भी रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एक अच्छी मेमोरी की तरह, कि 2008 में न्यू ईयर के 12 बजे से बीजिंग में उनका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। उस रात दोनों सिटी में बहुत ज़्यादा घूमते हैं और फिर जब रात में आकर इंटीमेट होने ही वाले थे, तभी उनकी रूममेट उन्हें देख लेते हैं। अगले दिन से अब जू दाई के साथ रूम में और जे यान के साथ रूम के अंदर शिफ्ट हो जाती हैं। दाई और जू तो कपल थे और जे और यान एक दूसरे को पसंद करते थे, इसीलिए आज से रूममेट होने की बात को लेकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आज जाकर पहली बार उनके बीच प्रॉपर इंट्रोडक्शन होता है, नहीं तो अब तक उन्हें एक दूसरे का पूरा नाम तक भी नहीं पता था। फिर हम पास का वही टाइम देखते हैं जब मोक ने यान को भी यहाँ पर रूम दिलवाया था और पैसों की कमी की वजह से यान इसी रेजिडेंस के अंदर रहने लगा। एक दिन उसकी नज़र जे पर पड़ी, जो कि वहीं पर रहती थी, और उसे जे से पहली नज़र का प्यार हो गया। एक दिन यान फूड स्टॉल से स्वीट ब्रेड खरीद रहा था, उसी वजह से जे को उस दिन ब्रेड नहीं मिली थी। तब से लेकर आज तक यान जे के लिए स्वीट ब्रेड खरीद कर उसके रूम की डोर के बाहर रख कर जाता था। अब वो उसे पसंद ज़रूर करता था, लेकिन उससे बात करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी। धीरे धीरे जे भी समझ गई थी कि वो उसे पसंद करता है, इसलिए वो भी यान के लिए कभी कभी खाने का सामान छोड़ दिया करती थी। और आज प्रेजेंट टाइम में दोनों एक दूसरे के रूममेट हैं। यान ने तो पहली मुलाकात में हैंडशेक करते टाइम दाई का हाथ जोर से दबा दिया था, लेकिन आज वो जे के साथ बहुत ही प्यार से हैंडशेक करता है। दूसरी तरफ दाई और जो जब बाहर घूमने के लिए जाते हैं,
तो उन्हें अपनी कॉलोनी के पास एक ड्रेसिंग टेबल दिखता है जो कि थोड़ा सा डिफेक्टिव होने की वजह से कोई छोड़कर चला गया था। दाई को तो पहले से ही बड़ा ड्रेसिंग टेबल चाहिए था, इसीलिए वो ज़ू के साथ मिलकर उस ड्रेसिंग टेबल को अपने रूम में लेकर आ जाती हैं, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश थी और ज़ू उसकी इस खुशी को अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। साथ ही ज़ू और दाई का प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। अपने रिलेशन के 1 महीने में दोनों कम ही रूम से बाहर निकलते और बाकी टाइम एक दूसरे को प्यार करने में बिजी होते थे। इन सब के साथ दोनों बीजिंग में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं ईयर 2023 में उनके सभी वीडियोस को शेन और टोंग देख रहे थे। धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट ज़ू और दाई की लव स्टोरी में बढ़ता जा रहा था। वहीं पर ज़ू और दाई ने कितनी बार एक दूसरे को किस किया था, हग किया था और कितनी बार इंटीमेट हुए थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी हुई थी। जो चीज़ शेन और टोंग को थोड़ी सी डिस्गस्टिंग लगती है, पर ज़ू और दाई की नज़र से देखे तो वो इस तरह से अपनी प्यार की मेमोरी को यादगार बना रहे थे। वहीं पर उन्हें एक और रिकॉर्ड मिलता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि 2010 से पहले दाई और ज़ू का 2 बार ब्रेकअप हुआ था, जो देखकर शेन और टोंग शॉक थे कि आखिर हमेशा साथ रहने की कसम खाने वाले लवर्स का ब्रेकअप कैसे हो सकता है। इसीलिए दोनों ज़ू और दाई की स्टोरी को कंटिन्यू देखने का डिसाइड करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ईयर 2008 के स्प्रिंग टाइम में दाई को एक टीवी शो के असिस्टेंट मैनेजर के लिए इंटरव्यू देने बुलाया गया था, पर वहाँ पर जाकर उसे मॉडल की जगह लेनी पड़ी क्योंकि उस दिन उनकी मॉडल नहीं आई थी और वो प्रोडक्ट सेलिंग का टीवी शो था। दाई वैसे तो इसमें मॉडल नहीं बनना चाहती थी क्योंकि उसकी मॉम सारे टीवी शोज देखती थी और उसने अपनी मॉम से किसी बड़ी कंपनी में काम करने का झूठ बोला था, पर टीवी शो वाले उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसको मॉडल बनाकर फेस मास्क प्रोडक्ट उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अब शूटिंग खत्म होने के बाद दाई डायरेक्टर से जॉब के लिए पूछती है, पर उस टाइम डायरेक्टर जॉब की बात इग्नोर करके उसे आज के काम के कुछ पैसे दे देती है, जिससे दाई ज़ू के लिए KFC से चिकन खरीदती है। ज़ू उसे खाना तो नहीं चाहता था क्योंकि दाई खुद इतने दिनों से इतना कॉस्टली फूड नहीं खा पा रही थी और उसे उसके लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। इसीलिए वो अपनी मूवी बनाने से पहले कुछ और जॉब्स करना चाहता था ताकि दाई को किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम ना हो, कम से कम ज़ू उसे अच्छा खाना प्रोवाइड कर सके। लेकिन दाई इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। वो सिर्फ ज़ू को बड़ा डायरेक्टर बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए वो इस टाइम सिर्फ उससे अपने सपने पर फोकस करने को बोलती हैं। बाकी उन दोनों को खर्चे के लिए वो जॉब कर लेगी, जिसके बाद दोनों उस चिकन को मिलकर खाते हैं। दोनों अब कम चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, पर ज़ू फिर भी दाई के लिए कुछ तो करना चाहता था। उसे इस बात का बहुत ही बुरा फील हो रहा था जब वो दाई को प्रॉपर खाना भी नहीं खिला पाता। इसीलिए वो अगले दिन से रैंडम लोगों की वीडियो शूट करने लगता है, उनकी डेली लाइफ, उनकी बातों को रिकॉर्ड करता है ताकि उन वीडियोस को वो किसी वेबसाइट पर सेल कर सके। इस दौरान ज़ू अपने अपार्टमेंट में रह रहे बाकी लोगों की वीडियोस भी शूट करता है। इस दौरान टेरेस ही उनका मेन अड्डा बन चुका था, जहाँ पर वो लोग अपनी लाइफ के बारे में, अपनी फ्यूचर प्लान्स के बारे में एक दूसरे से शेयर करते थे और जोन सबको अपने कैमरा में रिकॉर्ड करता था। यहाँ पर जिंग और श्याओ का सपना एक बड़ा ट्रेडर बनने का था और एक सक्सेसफुल गेमिंग ऐप बनाने का। मिंग का सपना था कि वो बीजिंग में एक बड़ा रेस्टोरेंट ओपन करे और अपने ग्रैंड चाइल्ड जुआन के साथ खुशी से रहे। यान का सपना था कि वो चाइना का एक फेमस बॉडी बिल्डर बने। जेई का सपना था कि वो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके एक बड़ी ऑफिसर बने। वहीं जू का सपना एक फेमस और ग्रेट मूवी डायरेक्टर बनना था और दाई का सपना था कि वो एक फेमस मूवी डायरेक्टर जू की वाइफ बने। फ्यूचर में उनका सपना पूरा हुआ कि नहीं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, लेकिन सालों बाद 2025 में सभी दोस्त फिर से इसी अपार्टमेंट के टेरेस पर मिलते हैं जो कि सालों पहले उनका अड्डा हुआ करता था। यहाँ पर शाओ और जिंग का तो आधा सपना पूरा हो चुका था। दोनों की एक सक्सेसफुल गेमिंग कंपनी है। जे और यान के सपने का तो पता नहीं, लेकिन दोनों की एक दूसरे से शादी हो चुकी थी और दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब सिर्फ जू और दाई की लाइफ उन्हें किस मोड़ पर लेकर जाएगी यही देखना बाकी था। शुरुआत 2008 से होती है जहाँ पर दाई जेई के साथ एक जॉब इंटरव्यू देने जाती है। वो लोग तो यहाँ पर कोई और ही जॉब सोच कर आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें मेल्स की सेक्सुअल पावर बढ़ाने वाली मेडिसिन सेल करने का काम दिया जाता है, जहाँ उन्हें पर बॉटल सेल करने पर कमीशन दिया जाएगा। इस जॉब में उनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। अब दोनों को यहाँ पर एक जॉब की ज़रूरत थी, इसीलिए दोनों इस जॉब को करने के लिए मान जाते हैं, पर दोनों इस जॉब को करके बिल्कुल भी खुश नहीं थे। मेडिसिन सेल करने के लिए उन्हें रिवीलिंग आउटफिट पहनने को दिया गया था। जेई तो शर्म की वजह से ये काम ठीक से नहीं कर पा रही थी, फिर भी दाई अपने दिमाग का यूज़ करते हुए बहुत सारे मील्स को मेडिसिन सेल कर देती है, जिससे दोनों को अच्छा कमीशन मिल जाता है। दूसरी तरफ जू दिन भर सिटी के वीडियो शूट करके यान के साथ दोनों लड़कियों को उनके काम से पिक करने के लिए आता है।
लेकिन वहाँ पर दाई और जू बहाना बनाकर किसी और काम से चले जाते हैं ताकि यान और जेई को एक दूसरे से बात करने का मौका मिले, और उनका ये प्लान भी काम कर जाता है। आज पहली बार जे और यान एक दूसरे की लाइफ को लेकर खुलकर बात करते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जे की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। उसका एक छोटा भाई भी है, उसकी स्टडी के खर्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जे अपनी स्टडी का खर्चा खुद उठाती है, ऐसे छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब करके। इस पॉइंट पर वो 2-3 पार्ट टाइम जॉब के साथ अपनी स्टडी भी कर रही थी ताकि एक दिन वो बड़ी ऑफिसर बने और उसकी फैमिली को कभी पैसों के लिए प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। वहीं यान जब 4 साल का था तब उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी और उसके अंकल ने ही उसे बड़ा किया। एक दिन उसके अंकल उसे बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन दिखाने के लिए ले गए थे। वहाँ पर उसने चाइना की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी बिल्डर को देखा और तब से उसने डिसाइड कर लिया था कि वो उसी की तरह एक स्ट्रॉन्ग मैन बनेगा, इसीलिए वो इतना फिटनेस फ्रीक बॉडी बिल्डर है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे की लाइफ स्ट्रगल्स के बारे में जानकर बहुत ही इम्प्रेस थे। फिर यान जे को पहले रूम में जाकर रेस्ट करने के लिए बोलता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके रूम में रहने पर जे अनकंफर्टेबल फील करे। जे भी उसकी ये बात जानती थी, इसीलिए वो जब भी रूम में होती है यान बाहर होता है और उसके जाने के बाद ही वो रूम में आता था। इधर दाई ने आज 200 युआन कमाए थे, जिसे लेकर वो बहुत ही खुश थी। तभी दोनों नोटिस करते हैं कि आज सिनेमा हॉल में जू की फेवरेट फिल्म पल्प फिक्शन लगी है, लेकिन 2 लोगों के टिकट प्राइस ही 200 युआन थे और जू दाई की पूरी कमाई एक ही बार में नहीं उड़ाना चाहता था। पर दाई के मुताबिक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जू की खुशी है। पैसे तो वो कल फिर से कमा लेगी, जिसके बाद वो आज की अपनी पूरी कमाई फिल्म की टिकट लेकर जू के साथ उसकी फेवरेट फिल्म एंजॉय करती है। दोनों फिल्म देखकर इतना खुश थे कि हॉल से बाहर आकर दोनों पल्प फिक्शन मूवी का डांस करने लग जाते हैं। उनकी खुशी देखकर आसपास के लोगों के चेहरे पर भी अपने आप ही स्माइल आ रही थी। इस टाइम पर ना तो दोनों के पास पैसे थे और ना ही कोई बेसिक सामान था, फिर भी दोनों इस सिंपल लाइफ से बहुत ही ज़्यादा खुश थे क्योंकि उस टाइम उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक दूसरे का साथ और उनका प्यार था। अगले दिन अब जॉब पर दाई और जेई एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। उसी टाइम जे को उसके कॉलेज फ्रेंड की बॉयफ्रेंड लुओ का कॉल आता है, जो कि उसे उसकी फ्रेंड ली के बारे में पूछ रहा था क्योंकि वो उसका कॉल नहीं उठा रही। जे उसे समझाती है कि वो हॉस्टल में ही है और वो बीमार है। तब लुओ हॉस्टल के बाहर उसे बुलाता है, पर अब यहाँ पर जे फंस चुकी थी। असल में ली अपने बॉयफ्रेंड लुओ को किसी और लड़के के साथ चीट कर रही थी। अगर उसे पता चला कि ली हॉस्टल में नहीं है तो वो यहाँ पर उसे ब्रेकअप कर लेगा, इसीलिए जे दाई को अपने साथ हॉस्टल लेकर जाती है और दाई को ली बनकर विंडो से लुओ को हाथ दिखाने के लिए बोलती है। लुओ जब हॉस्टल के बाहर तक आता है तब दाई जे के कहे मुताबिक ऐसी एक्टिंग करती हैं जिससे लुओ को लगता है कि रूम में ली होगी और वो जे के हाथों उसके लिए कॉलेज के कुछ नोट्स और खाना देकर चला जाता है। यहाँ पर लुओ से उन लोगों ने एक और झूठ बोला था कि जे ली की रूममेट है, जबकि वो तो हॉस्टल में रहती ही नहीं थी। अब उनकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, लेकिन बिना बताए शॉप छोड़कर जाने की वजह से शॉप ओनर उनकी एक दिन की सैलरी कट कर देती है। वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, नहीं तो उनकी जॉब चली जाती और इस पॉइंट पर ऐसी जॉब से उनके पास थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे। कहानी फिर 2024 में आती है, जहाँ पर हम शेन को देखते हैं। वो एक इन्फ्लुएंसर है, इसीलिए उसे एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने को कहा जाता है। ये प्रोडक्ट और कुछ नहीं, वही मेल्स की सेक्सुअल पावर बढ़ाने का प्रोडक्ट था, जो कि 2008 में जेई और दाई सेल कर रहे थे। ये देखकर शेन शॉक थी कि आज तक भी ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है। तभी उसे तोंग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि ई स्पोर्ट होटल अपने कंप्यूटर्स अपग्रेड कर रहे हैं और पुराने हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। अगर उन्होंने वो हार्ड ड्राइव जल्दी नहीं निकाला तो वो कभी भी दाई और जू की लव स्टोरी पूरी नहीं देख पाएंगे। ये सुनकर शेन टोंग से मिलने के लिए निकल जाती है। दोनों का यहाँ पर प्लान था कि वो लोग होटल ओनर से बात करके दाई और जू की लव स्टोरी वाली हार्ड ड्राइव निकाल कर उसकी जगह पर कोई और हार्ड ड्राइव प्लेस कर देंगे। लेकिन होटल ओनर को सिस्टम से पता चल चुका था कि उनके रूम का कंप्यूटर खोला जा चुका है, पर होटल ओनर रूम के अंदर आता उससे पहले उन दोनों ने हार्ड ड्राइव बदल दिया था और होटल ओनर उनकी चेकिंग ना कर पाए। उसके लिए वो दोनों उसके सामने एक दूसरे के साथ झगड़ा करके वहाँ से निकल जाते हैं। कहानी फिर यहाँ से 2008 में आती है, जहाँ पर दाई जू को बाकी लड़कों के साथ कोई वीडियो देखते हुए नोटिस करती है। उसे लगता है कि सभी लड़के कोई अडल्ट फिल्म देख रहे होंगे, जिस वजह से वो उन पर काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है।
उसका गुस्सा देखकर सभी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तब जाकर जो उसे उनकी लव स्टोरी की फिल्म दिखाता है। उनकी मेमोरी की सभी छोटी छोटी वीडियोस को मिलाकर उसने एक फिल्म की तरह बना दिया था, जहाँ पर उनका पहला किस, उनकी पहली मुलाकात, उनके रिलेशनशिप की शुरुआत और उनके सभी दोस्तों की वीडियो भी इसमें मौजूद थी। ये फिल्म देखकर दाई काफ़ी इमोशनल होती है। वो चाहती थी कि जो इसी तरीके की फिल्म बनाकर एक सक्सेसफुल डायरेक्टर बन जाए, लेकिन यहाँ जो इस फिल्म को इंटरनेट पर सेल करके थोड़े पैसे कमाना चाहता था ताकि वो दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, लेकिन वो उसे फिल्म सेल करने से मना करती है। ये उनकी लाइफ जर्नी है, उनका प्यार उनकी हैप्पीएस्ट मेमोरी है। इसमें हक सिर्फ उनका है, ना कि दूसरों का। आज से 18-20 साल बाद वो लोग इस फिल्म को देखकर पास्ट को याद करेंगे। ये सुनकर जो को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी जो को रेन नाम की एक लड़की का कॉल आता है। पहले तो दाई को लगता है कि जो उसे रेन के साथ चीट कर रहा है, लेकिन बाद में जाकर क्लियर होता है कि रेन जो की होम टाउन से है और वो उसकी सिस्टर की तरह है। रेन उन्हें उसके नए घर में इनवाइट करती है, जिसके बाद दोनों अगले दिन रेन का घर देखने जाते हैं, जो कि एक महल जैसा था। बीजिंग में ऐसे ही घर का सपना जो और दाई देखा करते हैं। उसके बाद रेन उन्हें अपने बॉयफ्रेंड डेविड से मिलवाती हैं, जो कि एक फॉरेनर था, और कुछ साल से रेन भी यूएस में ही रह रही थी। वहाँ पर वो ट्रेडिंग का काम करती थी। यहाँ पर रेन अकेले में जो को पैसे कमाने की एडवाइस देती है। उसके मुताबिक बीजिंग में आकर अगर वो हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके पैसे नहीं कमाएगा तो उसका बीजिंग आना वेस्ट है। वो अपना सपना कभी भी पूरा कर सकता है, लेकिन टाइम रहते ही जितना हो सके पैसे कमाने पर फोकस करना चाहिए, नहीं तो बीजिंग सिटी लाइफ की रियलिटी सिखाने में एक्सपर्ट है। इस पॉइंट पर जो रेन की बातों को सीरियसली नहीं लेता और दाई के साथ अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लग जाता है। रेन का घर देखने के बाद दोनों अपने फ्यूचर हाउस का सपना देखने लगते हैं कि वो किस लोकेशन में होगा और वहाँ पर कितने रूम्स होंगे। ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों में दोनों अपनी खुशी ढूंढ लेते थे। कहानी फिर यहाँ से 2024 में आती है, जहाँ पर तोंग और शेन टेंपल विजिट करते हैं और अपने फ्यूचर के लिए गॉड से ब्लेसिंग मांगते हैं। इस दौरान शेन गलती से गॉड ऑफ मैच मेकिंग टेंपल में प्रे करती है। टोंग ने तो उसे टाइम रहते ही टोक दिया था, पर शेन को लग रहा था कि कहीं गॉड उसे शादी को लेकर ब्लेसिंग ना दे दे। वहीं टोंग शेन को शादी की बात बोलकर और भी ज़्यादा चिढ़ा रहा था। यहाँ पर शेन और टोंग को दाई और जो की लव स्टोरी बहुत ही अनरियलिस्टिक लगती है, क्योंकि उनके हिसाब से तो बिना पैसे के प्यार करना इम्पॉसिबल है। नहीं तो बिना पैसे हर महीने कोई ना कोई एनिवर्सरी और एनिवर्सरी का गिफ्ट देना, घूमना फिरना कैसे करेंगे। कहानियाँ फिर से 2008 में आती हैं। उस रात भी ज़्यादा गर्मी थी और रूम में मौजूद फ़ैन भी ठीक से नहीं चल रहा था। उनके पास तो कोई एयर कंडीशनर भी नहीं था और ना ही उसे खरीदने के पैसे थे। दाई को अब कल जॉब पर जाना है और इस गर्मी की वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी। तकलीफ तो यहाँ पर जू को भी हो रही थी, फिर भी वो दाई को पंखा करके उसे सुलाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जू किसी तरह एक एयर कंडीशनर लाने का सोचता है। वो दाई को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता था, इसीलिए वो अगले दिन एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप के ओनर के पास अपनी वीडियो सेल करने जाता है, पर वो ओनर उसकी वीडियो खरीदने से मना कर देता है। वो जो को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूटिंग का काम देता है। उस ओनर के फ्रेंड को एक कैमरामैन की ज़रूरत थी और शूटिंग के लिए ओनर जू को एक बहुत ही बड़ा कैमरा देता है, जिसे जू ठीक से उठा भी नहीं पा रहा था, तो शूटिंग भला क्या ही करता। मेट्रो में भी लोग जू की प्रॉब्लम देखकर उसे सीट ऑफर कर रहे थे, लेकिन इतनी मेहनत करके शूटिंग करने के बाद भी वो शॉप ओनर उसे पैसे नहीं देता। उसके हिसाब से जू ने अच्छे से शूट नहीं किया था। इस बात को लेकर जू ओनर से आर्ग्यूमेंट कर रहा था। तभी वहाँ पर रेन आती है, जो अपने काम के लिए कुछ कैमरास खरीदने आई थी। जू को रेन से पता चलता है कि वो वेडिंग शूटिंग और फोटोग्राफी के लिए कैमरामैन हायर करती है। वो जू को भी अपने साथ काम पे बुलाती है, लेकिन वो ये सब नहीं करना चाहता था। उसे अपनी फिल्म बनानी थी, ना कि किसी का वेडिंग शूट करना था। फिर भी रेन उसे इस ऑफर के बारे में सोचने को बोलती है, जिसके वो उसे अच्छे पैसे भी पे करेगी। अगले दिन हम देखते हैं कि उस मेडिकल शॉप पर मेल्स ने काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा ली थी, क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन काम नहीं कर रही थी। वो सभी गुस्से में दाई और जेई से अपने पैसे वापस मांगते हैं और उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। लकीली सही टाइम पर यान और जू वहाँ पर आते हैं और अपना जैकेट दोनों लड़कियों को देते हैं। फिर वो दोनों उन सभी लोगों के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं। इसी झगड़े के दौरान दाई को एक टीवी शो से कॉल आता है, जहाँ उसे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब मिल चुकी थी। दाई ये खबर उन तीनों को देती है, जो सुनकर वो सभी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। दाई को जॉब मिलने की ये खुशी भी जू कैमरा में शूट कर रहा था, पर इस भागदौड़ में उसके कैमरे का लेंस ही टूट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू वेडिंग फोटोग्राफर का काम कर रहा था, क्योंकि उसके कैमरे का लेंस टूट चुका था और इस बारे में उसने अभी तक दाई को नहीं बताया था, क्योंकि वो जानता था कि अगर दाई को पता चला
कि वो फिल्म डायरेक्टर बनने की जगह वेडिंग वीडियोग्राफर का काम कर रहा है तो दाई उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी। जो खुद भी इस काम को करके खुश नहीं था, फिर भी वो दाई को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये काम मजबूरी में कर रहा था। ऊपर से कोई भी वहाँ पर जू के काम की इज्जत नहीं करता था। वहाँ पर लोग अपने हिसाब से उसे काम देते थे। जो अगर उन्हें कोई आइडिया देता तो वो लोग उसे बिल्कुल ही इग्नोर कर देते। उसके स्किल्स की, उसके आइडियाज़ की वहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करता। यहाँ तक कि बात बात पर उसे इंसल्ट किया जाता। मजबूरी में उसे क्लाइंट के हिसाब से ये वीडियो शूट करनी पड़ती है। वहीं दाई भी अपने जॉब पर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहाँ पर उसकी बॉस ने न्यू प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए सभी मॉडल्स का मेकअप हटाने का ऑर्डर दिया था, क्योंकि वो एक स्किन केयर का एडवर्टीजमेंट था। लेकिन मॉडल मेकअप हटाने के लिए राजी नहीं थी, और अगर मेकअप हटाना है तो फिर वो पर एपिसोड का डबल पैसा डिमांड कर रही थी, जो कि दाई के लिए पॉसिबल नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो शूटिंग में जे को बुला लेती है और उसे मॉडल के तौर पर अपनी बॉस को दिखाती है। उसकी बॉस को उसका फेस पसंद आता है और उस दिन जे प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट के लिए मॉडल के तौर पर काम करती है। उसका काम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए उसे इस काम के लिए पे भी किया जाता है। जे तो अपने काम का थोड़ा पैसा दाई को भी देना चाहती थी, लेकिन दाई पैसा लेने से मना कर देती है, क्योंकि उस काम के पैसे पर सिर्फ उसी का हक था। तभी दाई को शो की मैनेजर बुलाती है, क्योंकि शूटिंग में उसे दिए गए 3 नेकलेस में से एक मिसिंग है, जो कि 10,000 युआन का है। चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी दाई की है, इसलिए नेकलेस को खोने पर उसे कंपनसेशन देने को कहा जाता है, नहीं तो उसे जॉब से निकालने की धमकी दी जाती है। दाई किसी भी हालत में इस जॉब को नहीं खोना चाहती थी। कितनी मुश्किलों के बाद तो उसे जॉब मिली है, इसीलिए वो किसी भी तरह इस नेकलेस को वापस करने का मैनेजर को प्रॉमिस करती है। ये सारी बातें जय ने भी सुन ली थी, इसीलिए दाई उसे ये बात जू को बताने से मना करती है। वो उसे किसी भी हालत में परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर जब दाई लंच करने के लिए बाहर जाती है तो वहाँ उसे येमिंग नाम का एक लड़का मिलता है। ये येमिंग ईयर 2000 ईयर में शन का बॉयफ्रेंड था, जिससे कि शन ब्रेकअप कर लेती है अपनी जॉब छोड़कर उसके साथ रहने के लिए। अभी ईयर 2008 में दाई पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा खाना खरीद कर खा रही थी, तब येमिंग उसे अच्छे से खाना ऑफर करता है और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। दोनों यहाँ पर एक ही कॉलेज में मिले थे और तब से उनकी दोस्ती शुरू हुई थी, और आज बहुत सालों बाद दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। यहाँ पर येमिंग टीवी शो के हेडक्वार्टर में काम करता था, जहाँ पर वो टीवी शो की रेटिंग ऑब्जर्व करता था। यहाँ तक कि येमिंग ने बीजिंग में एक इंस्टॉलमेंट पर अपार्टमेंट भी खरीद लिया था। तो देखा जाए तो येमिंग इस टाइम पर थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो चुका था। दाई जब येमिंग से बात कर रही थी तभी उसकी बॉस उसे बुलाकर वहाँ का कचरा साफ करने का ऑर्डर देती है, जो कि दाई का काम नहीं था। फिर भी अपनी जॉब बचाने के लिए उसे इस काम को करना पड़ता है। येमिंग को इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है, इसीलिए वो उसकी हेल्प करने आ जाता है। दूसरी तरफ रेंजो को उसके आज के काम के लिए पे करती है, जो कि 2000 युआन था। इस टाइम पर जहाँ पर जू के पास थोड़े भी पैसे नहीं थे, उसके हिसाब से ये काम बहुत ही अच्छा था। फिर भी जू रेन को इस काम के लिए उसे कॉल करने से मना करता है और वहाँ से चला जाता है। रात को अब जब जू रूम में आता है तो उस टाइम पर दाई उस नेकलेस का प्राइस देख रही थी, जो कि 10,000 युआन था। उस नेकलेस के कंपनसेशन के लिए उसके पास ज़रा भी पैसे नहीं थे। ये बात दाई जू से छुपा कर रखती है, और जू ने भी दाई से झूठ कहा था कि वो एक मूवी की शूटिंग में बिजी है। उसे एक मूवी मिल चुकी है और वहाँ का डायरेक्टर है, इसीलिए जू अपना कैमरा छुपा कर रखता है ताकि दाई उसकी वेडिंग फोटोग्राफी को देख ना सके। यहाँ पर कुछ ही दिनों में दाई का बर्थडे था। जू उससे पूछता है कि उसे बर्थडे के लिए क्या स्पेशल गिफ्ट चाहिए, पर दाई को इस टाइम पर कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन दाई जब रूम से चली जाती है तो जू को लैपटॉप में उसी नेकलेस का फोटो और प्राइस दिखता है, जिसे देखकर वो मिसअंडरस्टैंड कर लेता है कि दाई को एक नेकलेस चाहिए। उसके बाद रात को दाई अपनी मॉम हाओ को कॉल करती है और उनसे 10,000 युआन मांगती है ताकि वो उन पैसों से नेकलेस का कंपनसेशन दे सके और अपनी जॉब बचा सके, पर ये बात वो अपनी मॉम से छुपा कर रखती है। यहाँ पर दाई की मॉम उसे पैसे देने से मना कर देती है, क्योंकि वो उसके बीजिंग में रहने के खिलाफ थी, तो भला वो उसको पैसे देकर उसकी हेल्प क्यों करे। उनके मुताबिक दाई अगर वहाँ पर जॉब कर रही है तो फिर उसे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ी। अब जब अपनी मॉम से भी उसे हेल्प नहीं मिलती तो दाई फ़ोन कट कर देती है। अब उसके लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करे। अगले दिन अब वो अपने बॉस से उसे पर एपिसोड 2800 युआन पे करने को बोलती है, क्योंकि उसे सबसे कम पैसे मिल रहे थे पर एपिसोड के सिर्फ 2000 युआन। लेकिन उसकी बॉस दाई की बात को इग्नोर करके चली जाती है। तभी वहाँ पर येमिंग आता है, जो दाई को अपने साथ लंच करने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर दोनों अपनी लाइफ की बात करने लगते हैं और इस दौरान दाई येमिंग से अपने बॉयफ्रेंड जू की बात बढ़ा चढ़ा कर बोलती है
कि उसका बॉयफ्रेंड तो एक बड़ा डायरेक्टर है, उसे एक न्यू मूवी भी मिल चुकी है और उस मूवी की प्रीमियर में वो यिमिंग के साथ साथ अपने दोस्तों को भी बुलाएगी। बस ये कहने की ही देरी थी कि तभी वहाँ पर दाई को जू दिखता है। वहाँ पर पास ही में एक वेडिंग हो रही थी और जू वहाँ पर कैमरा ले जा रहा था। दाई को इस चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है और वो जू के पीछे उस वेडिंग के अंदर चली जाती है। वहाँ पहुँचकर तो दाई के होश ही उड़ जाते हैं। उसने सोचा था कि जू कहीं मूवी डायरेक्शन का काम कर रहा होगा, लेकिन वो तो यहाँ पर किसी की वेडिंग शूट कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जू उसे इस तरीके से धोखा देगा। उसका सपना पूरा करने के लिए दाई दिन रात मेहनत कर रही है, घर के सारे खर्चे वो उठा रही है, सिर्फ इसीलिए कि जू एक मूवी डायरेक्टर बन सके और सिर्फ अपने काम पर फोकस करे। लेकिन जू तो यहाँ पर पैसे कमाने के लिए वेडिंग फोटोग्राफर बनता फिर रहा था, वो भी अपने सपनों को पीछे छोड़कर। इस बात पर दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होती है। जू के मुताबिक कि वो ये सब कोई टाइम पास करने के लिए नहीं कर रहा, वो दाई को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता है। उसे गर्मी में तकलीफ होते हुए वो नहीं देख सकता। जो उसके लिए एक एयर कंडीशनर खरीदना चाहता है और उसने जो नेकलेस देखा था वो भी उसे बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कर रहा है। वो नहीं देख सकता कि दाई भूखी सोए और कम खाना खाए पैसे बचाने के लिए, रूम का रेंट पे करने के लिए। वहीं दाई के मुताबिक उसने कभी भी जू से गिफ्ट नहीं मांगा था, ना ही एयर कंडीशनर मांगा। वो गर्मी में भी उसके साथ खुश है और कम खाना खाकर भी उसके साथ खुश है। और बात रही उसके नेकलेस की, तो वो नेकलेस गलती से उससे खो गया। उसे वो अपने मैनेजर को कंपनसेशन में देना है, इसीलिए वो उसका प्राइस देख रही थी। घर के सारे खर्चे तो वो उठा ही रही है। उसने तो जू को सिर्फ अपने सपने पर फोकस करने के लिए कहा था। एक बड़ा फिल्म मेकर बनते हुए वो उसे देखना चाहती थी, लेकिन उसने तो उसे झूठ बोलकर उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जू तो यहाँ पर दाई के साथ यिमिंग को देखकर जेलस हो रहा था। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वेडिंग के बीच में इतना हंगामा करने को लेकर रेन भी दाई पर गुस्सा करती है, जिसके बाद दाई वहाँ से यिमिंग के साथ चली जाती है। रात को रूम में उनके बीच में कोई भी बात नहीं होती। दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके सो रहे थे, लेकिन इन दोनों को ही नहीं आ रही थी। आखिर एक दूसरे से इतना प्यार करने के बाद अगर उनके बीच झगड़ा हो तो उन्हें नींद कैसे आ सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही गलत नहीं थे। दाई चाहती थी कि जू का सपना पूरा हो और जू एक फैमिली मैन की तरह दाई को हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहता था, उसका ख्याल रखना चाहता था। तभी 12 बजते हैं और जू दाई को बर्थडे विश करता है, साथ ही वो उसे कल काम के बाद मिलने के लिए बोलता है। फिर कहानी 2024 में आती है, जहाँ पर शेन को एक वेडिंग आउटफिट शॉप के लिए एडवर्टीजमेंट करना था, इसीलिए उसने एक ब्राइड की ड्रेस पहनी थी। लेकिन जो मॉडल ग्रूम बनने वाला था वो वहाँ पर आ ही नहीं था, इसीलिए वो टॉन्ग को वहाँ पर बुलाती है और उसे ग्रूम का आउटफिट पहनाती है। उसके बाद दोनों वेडिंग फोटोशूट करने लगते हैं उस वेडिंग आउटफिट शॉप के एडवर्टीजमेंट के लिए। शूट के दौरान दोनों दाई और जू की बात कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर शेन दाई की साइड ले रही थी, वहीं दूसरी तरफ टोंग जू की साइड ले रहा था। टोंग के मुताबिक दाई एरोगेंट है और अपनी मॉम की तरह बिहेव करती है। वहीं शेन के मुताबिक जू एक केयरलेस पर्सन है जो कि अपने गोल पर ही फोकस नहीं करता है। तभी शेन को उसकी मॉम दिखती है जो कि बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर किसी और पर्सन के साथ सिटी में घूम रही थी। इस बात को लेकर शेन अपनी मॉम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और बाद में टोंग पर भी इस बात पर गुस्सा निकालकर शूट बीच में ही छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कहानी फिर 2008 में आती है, जहाँ पर रेन जू को आज के काम के लिए एक्स्ट्रा 1000 युआन पे करती है, क्योंकि क्लाइंट जू की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था। वहीं दाई को एक कलीग से पता चलता है कि आज मैनेजर उसे नेकलेस का कंपनसेशन मांगने वाली है, लेकिन अब तक तो उसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ था। तब वो लड़का उसे जॉब छोड़ने की एडवाइस देता है। वैसे भी दाई एक इंटर्न है और उसने जॉब के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, तो इंटर्न का कंपनसेशन देना ज़रूरी नहीं है। अगर दाई जॉब छोड़ देती है तो उसे कंपनसेशन देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतनी मुश्किल से उसे जो जॉब मिली है वो उसे कैसे छोड़ दे, वो भी अपने बर्थडे के दिन। कुछ देर बाद जब दाई जू से मिलने के लिए उसके काम की जगह पर जाती है तो वहाँ वो देखती है कि जू शादी में लोगों का झूठा खाना खा रहा है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है, इसीलिए वो भी उसके साथ बैठकर नॉर्मली वो झूठा खाना खाने लग जाती हैं। जो उसे रोकता है, वो उसके बर्थडे पर कहीं और लंच के लिए उसे ले जाना चाहता था, लेकिन दाई उसकी बात नहीं सुनती और वहीं पर बैठकर खाना खाने लग जाती है।
अब वो भला दाई के सामने क्या ही बोल पाता, इसलिए वो उसके साथ खाना एंजॉय करता है। इस दौरान दाई उसे एक कैमरा लेंस गिफ्ट देती है, जिसे देखकर जू बहुत ज़्यादा नाराज होता है क्योंकि उसने अपना कैमरा बेच कर ही वो नेकलेस उसके लिए खरीदा था, जो वो उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देता है। 10,000 युआन का इतना कॉस्टली नेकलेस देखकर जू तो उस पर चिल्लाने लग जाती है। उसे नेकलेस देने की क्या ज़रूरत है, जबकि वो एक इंटर्न है। वो आराम से जॉब छोड़कर इस कंपनसेशन से पीछे छुड़ा सकती है, और जू ने अपना कैमरा बेचकर उसके लिए नेकलेस खरीदा, जबकि एक डायरेक्टर बनने के लिए कैमरा को होना कितना ज़रूरी है। दोनों के बीच इस बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे की इस बात को लेकर हंसने लग जाते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लेकर कितना केयर करते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम को वो भी अपनी प्रॉब्लम समझते हैं, इसलिए दोनों इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। और फिर उस दिन पूरी सिटी में घूमते हैं। मेट्रो में जाकर जब उन्हें मेट्रो खाली मिलती है तो वहाँ पर दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। इस दौरान वो अपनी शादी के सपने भी देखने लग जाते हैं कि दोनों शादी में क्या पहनेंगे, वहाँ पर किस तरीके से एक्ट करेंगे, उनकी शादी की वीडियो किस तरह की होगी, और वो लोग हनीमून पर कहाँ जाएंगे। यहाँ पर दाई को तो किसी बीच वाली जगह पर जाना था क्योंकि उसे बीचेस बहुत ज़्यादा पसंद है। जू भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उनके हनीमून पर उसे किसी बीच वाली जगह पर लेकर जाएगा। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को वेडिंग आउटफिट्स में इमेजिन करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि दोनों वेडिंग वाउस भी एक्सचेंज करते हैं, वो भी मेट्रो में, और ऐसा इमेजिन करते हैं कि वो दोनों रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरे को किस करके अपनी शादी पूरी करते हैं, जिसके बाद हम 2009 मेट्रो का सीन देखते हैं, जहाँ पर जू दाई को अपनी मूवी की स्क्रिप्ट दिखा रहा था। उसे पढ़कर दाई बहुत ही इमोशनल होती है। उसे वो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन अब तक जू ने स्टोरी का नाम नहीं लिखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्टोरी का नाम क्या लिखें, लेकिन दाई के मुताबिक स्टोरी का नाम अगर नहीं भी है, फिर भी उसकी लिखी हुई स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो नाम तो वो लोग बाद में सोचकर रख ही सकते हैं। उनकी एक्साइटमेंट मेट्रो में मौजूद लोग भी देख रहे थे, लेकिन उनको इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो लोग तो स्टोरी को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। उन्हें उम्मीद थी कि फ्यूचर में जू की लिखी हुई स्टोरी से एक अमेजिंग मूवी बनेगी, और इस मूवी की वजह से जू पूरी दुनिया में सबसे फेमस डायरेक्टर बन जाएगा। अब जब ये लोग मेट्रो से बाहर जा रहे थे, तभी बाहर उन्हें एक लड़का मिलता है जिसने उनकी सारी बात सुन ली थी, और वो जू को स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन का फॉर्म देता है। वहाँ पर राइटर्स अपनी लिखी हुई स्टोरी सबमिट करने वाले थे, और इस कंपटीशन का प्राइज मनी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वो लड़का खुद भी कंपटीशन में पार्ट लेने वाला था, इसलिए वो जू को भी कंपटीशन में आने के लिए कहता है। कंपटीशन का प्राइज मनी देखकर जू भी उसमें पार्ट लेने के लिए सोचता है, लेकिन अब तक उसकी स्टोरी का नाम उसने नहीं लिखा था। घर जाकर दाई और जू स्टोरी का नाम सोचने लग जाते हैं, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उन्हें स्टोरी के लिए एक अच्छा नाम नहीं मिलता। उनके हिसाब से स्टोरी का नाम ऐसा होना चाहिए जो कि लोगों को स्टोरी की तरफ खींच कर लाए, स्टोरी को पढ़ने के लिए मजबूर करे। दोनों स्टोरी का नाम सोच ही रहे थे कि तभी अचानक से दाई को स्टमक में पेन होने लग जाता है, और वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जू उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में चेकअप के बाद डॉक्टर दाई को पेन किलर का इंजेक्शन देता है। जू फिर दाई को कुछ टेस्ट के लिए कहता है, लेकिन मेडिकल टेस्ट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। टोटल बिल उनका 3800 युआन का आता है, जो जू के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। फिर भी जू दाई के लिए सब कुछ करने को तैयार था। कुछ देर बाद टेस्ट रिजल्ट आते हैं, और डॉक्टर जू को अकेले में बताता है कि दाई को स्टमक कैंसर है, जिसका ऑपरेशन उन्हें जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। ऊपर से डॉक्टर जू को मेंटली और फाइनेंशियली रेडी रहने के लिए एडवाइस देता है, क्योंकि कैंसर का ट्रीटमेंट और उसके मेडिसिन को लेकर बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर जू के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो दाई को कैसे बचाए, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। ऊपर से दाई का कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है, क्योंकि वो इस टाइम पर सिर्फ एक इंटर्न के तौर पर काम कर रही है। हॉस्पिटल से निकलने पर जू दाई को टैक्सी में आराम से रूम तक ले जाना चाहता था, लेकिन आज हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो चुका था, इसीलिए दाई टैक्सी में नहीं जाना चाहती थी, वो मेट्रो से जाना चाहती थी। तो जू उसे पीठ पर उठाकर मेट्रो में लेकर जाता है। इस दौरान जू दाई के पूछने पर भी वो उसकी बीमारी का उसे नहीं बताता, क्योंकि वो अभी दाई को परेशानी नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो उसके स्टमक कैंसर की बात को छुपा कर रखता है। अगले दिन जू रेन के पास जाकर उससे कोई भी काम मांगता है। वेडिंग हो चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ बहुत सारा काम चाहिए ताकि वो उन पैसों से दाई को ऑपरेशन करा सके। लेकिन ये टाइम ऑफ सीज़न का था, ऐसे कोई भी वेडिंग या फिर दूसरा कोई भी पार्टी का काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। जब कहीं से भी पैसे मिलने का रास्ता नहीं था, तब थक हार कर जू अपने बाकी रूममेट से हेल्प मांगता है और उन्हें दाई की बीमारी के बारे में बताता है। सभी उसके स्टमक कैंसर वाली बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा दुखी थे।
इसीलिए वो लोग अपनी तरफ से जितना बन पाए थोड़े बहुत पैसे देकर जू की मदद करते हैं। वहीं जे अपनी दोस्त ली की बॉयफ्रेंड लुओ से पैसे मांगती है। लुओ उसे पैसे दे भी देता है और उसके बदले जे एक एग्रीमेंट पर पैसे की बात लिखकर अपना साइन करके उसे देती है। रात को अब जब जेई जू को 10,000 युआन देती है, जिसे लेकर जू बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था। आखिर जे भी दाई की हेल्प कैसे ना करे। बीजिंग में उसकी सबसे पहली बेस्ट फ्रेंड दाई ही है। इस मुश्किल हालात में बाकी रूममेट्स ने भी उसकी हेल्प की थी और बाकी जितने भी पैसों की ज़रूरत थी वो जू ने अपने पेरेंट्स से मांग लिए थे। अगले दिन फिर जू दाई को लेकर हॉस्पिटल जाता है सारा टेस्ट करवाने के लिए। यहाँ पर दाई को स्वीट पोटैटो खाना था, जिसकी बात वो बार बार जू से बोल रही थी। इसीलिए जू उसे वहीं पर छोड़कर स्वीट पोटैटो खरीदने चला जाता है। इस दौरान वहाँ पर एक ओल्ड मैन बैठा था जिसे लिवर कैंसर था और उसकी बात से दाई को पता चल जाता है कि वो जिन टेस्ट को करवाने के लिए आई है वो कैंसर के टेस्ट हैं, वो कोई नॉर्मल बीमारी के टेस्ट नहीं है। तब दाई समझ जाती है कि उसे भी कैंसर हुआ है और जू ने उसे ये बात छुपा कर रखी है। कुछ देर बाद जब जू स्वीट पोटैटो लेकर वहाँ पर आता है तो उसका उदास चेहरा देखकर जू समझ जाता है कि उसको अपनी बीमारी का पता चल चुका है। पर दाई इस बारे में जू को कुछ भी नहीं बोलती, वो सिर्फ रोते हुए स्वीट पोटैटो खाती है और जू को बताती है कि वो टेस्ट को लेकर बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने आराम से सारे टेस्ट के प्रोसीजर करवाए हैं। रूम में पहुँचने के बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ पर दाई की मॉम को समझ नहीं आता कि आखिर आज उनकी बेटी को क्या हुआ है, वो आखिर उनसे आज इतनी प्यार भरी बातें क्यों कर रही है। दाई फ़ोन पर अपनी मॉम को बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताती, सिर्फ उनसे थोड़ी देर तक अच्छी बातें करती है। अगले दिन दाई ने अपने घर जाने के लिए ट्रेन टिकट बुक कर ली थी। बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसीजन लिया था वो जू के साथ ब्रेकअप करके अपने घर चली जाएगी। वो जू पर अपनी बीमारी को लेकर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर वो उसके साथ रही तो जो उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ देगा और सिर्फ उसी की केयर में लगा रहेगा। अब दाई के पास सिर्फ 24 घंटे थे जू के साथ बिताने के लिए। वो आज का दिन खुलकर उसके साथ बिताना चाहती थी। पता नहीं कब बाद में उसकी मुलाकात उसके साथ हो या फिर ना हो। तभी वहाँ पर जू आता है जिसे दाई एक न्यू कैमरा गिफ्ट करती है। जू ने नेकलेस खरीदने के लिए अपना कैमरा बेच दिया था, जिसका गिल्ट आज भी दाई को है। इसीलिए दाई घर जाने से पहले जू के लिए एक नया कैमरा खरीदती है, जो देखकर जू बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन वो भला उसके सामने क्या ही बोल पाता। दाई उसे डायरेक्टर बनता हुआ देखना चाहती थी, इसीलिए उसने उसके लिए नया कैमरा खरीदा। यहाँ पर वो जू को अपने घर जाने के बारे में नहीं बताती, सिर्फ उसे अपना क्रेडिट कार्ड, उसके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं और बाकी छोटी बड़ी चीज़ें उसे याद दिलाती हैं, ताकि उसके जाने के बाद वो उन चीज़ों को यूज़ कर सके, उन चीज़ों के बारे में वो भूल ना जाए। जू को सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, सिर्फ न्यू कैमरा से दाई का वीडियो शूट करने में लग जाते हैं। फिर दाई रोस्टेड डक मीट खाने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जू उसके लिए बॉइल्ड मीट ही लेकर आता है, क्योंकि इस टाइम उसकी हेल्थ के लिए वो सही है। इस दौरान दाई जू को एडवाइस देती है कि वो किसी अच्छी और हेल्दी लड़की को अपना लाइफ पार्टनर बनाए, ताकि फ्यूचर में उसकी जैसी मुसीबत उस लड़की को झेलनी ना पड़े। यहाँ पर जू को भी समझ नहीं आ रहा था कि दाई उसे छोड़कर अपने होम टाउन जाने वाली है, इसीलिए वो उसे भूलने को बोल रही है। वो तो दाई की बातों को मजाक में ले रहा था। उसके बाद दाई सभी रूममेट से मिलती है और उनके फ्यूचर को लेकर उन्हें बेस्ट विशेस देती है, उन्हें अच्छे अच्छे एडवाइसेस देती है। उसमें से किसी को भी शक नहीं होता कि वो उन सबको छोड़कर जा रही है। वो लोग उससे नॉर्मली बात करते हैं, जिसके बाद दाई जू के साथ उनके अपार्टमेंट के टेरेस पर जाती हैं। वहाँ से वो बोलती हैं कि जब भी वो अपनी मूवी बनाए तो उसकी एक सीडी लाकर यहाँ टेरेस पर जला दे। अगर वो मर जाएगी तो वो इस तरीके से जू की बनाई हुई मूवी को देख लेगी, लेकिन जो इस तरह की बातें उसे करने से मना करता है। उसके मुताबिक उसके कैंसर ट्रीटमेंट के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कैंसर को लेकर उसे इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी उसके साथ अगर दाई नहीं होती तो वो बीजिंग आने के बारे में सोचता भी नहीं। लाइफ में इतने एक्सपीरियंस उसके साथ नहीं होते। आज जो खुद को लेकर इतना इंडिपेंडेंट फील करता है वो सिर्फ उसी की वजह से है, इसीलिए वो उसकी तरफ हमेशा ग्रेटफुल रहेगा। जू की बात सुनकर दाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब जू की उसकी स्टोरी का नाम बताती है, सच अ गुड लव। यही उनकी पहली मूवी का नाम होगा, जो नाम जू को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रात को जू जब सो रहा था तभी दाई उसे किस करती है और चुपचाप अपना सामान लेकर वहाँ से निकल जाती है। उसकी ट्रेन को आने में अभी 5 घंटे बाकी थे, इसीलिए वो सबसे पहले उसे रिवर के पास जाती हैं, जिसे जू ने उसे समुद्र बताया था।
लेकिन बीजिंग आने के बाद दाई को पता चला था कि वो समुद्र नहीं बल्कि रिवर है। आज भी दाई उस रिवर को देखकर उस पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर जू उसे ढूंढता हुआ आ जाता है तो दाई उसको बताती है कि वो इस बीमारी के साथ जू पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए वो अपने घर जा रही है। तो जू उनकी लव स्टोरी मूवी का आखिरी शूट उसके साथ करने के लिए बोलता है। दाई भी इस चीज़ के लिए मान जाती है, जिसके बाद वो लोग उस फ्रोजन रिवर के ऊपर लेट जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अपने 1 साल के रिलेशन को याद करने लग जाते हैं। इस दौरान जू उसे बताता है कि वो उसे छोड़कर ना जाए, वो इसी तरीके से उसका हाथ पकड़कर पूरी लाइफ रहना चाहता है। अगर कभी वो बीमार पड़ा तो क्या दाई उसे इस तरीके से छोड़कर चली जाती? नहीं ना, तो फिर उसे दाई की केयर करने का हक क्यों नहीं है? दाई उसके लिए कोई बोझ नहीं है, वो उसका प्यार है। वो किसी भी हालत में रहे वो हमेशा उसकी केयर करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उनकी लव स्टोरी अभी ख़त्म नहीं होगी, उन्हें और भी लाइफ जीनी है और वो दाई की बीमारी ठीक करके ही रहेगा, भले ही इसके लिए उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। जू की ये बात सुनकर दाई काफ़ी इमोशनल होती है। तब तक सनराइज भी हो चुका था और सूरज की पहली रोशनी के साथ दोनों एक दूसरे को किस करके पूरी लाइफ एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। शुरुआत साल 2024 से होती है, जहाँ पर हम तोंग को देखते हैं। वो अपनी दोस्तों के साथ क्लास खत्म होने के बाद कहीं पर बाहर खाना खाने जा रहा था। तभी उसकी एक क्लासमेट यीशु उससे बात करने के लिए अकेले में बुलाती है। तोंग जब उसके पास जाता है तभी यीशु उसे वही वेडिंग आउटफिट शॉप की प्रमोशन की फ़ोटो दिखाकर उसके और शेन के रिश्ते के बारे में पूछती है और टोंग के सामने शेन की बहुत ज़्यादा बुराई करती है, उसे शेन से दूर रहने की भी एडवाइस देती है। तभी वहाँ पर शेन टोंग से मिलने के लिए आ जाती है, जिसे अचानक से सामने देखकर यीशु उसकी फ़ैन होने का नाटक करती है। यहाँ तक वो उसके साथ सेल्फी भी लेती है और शेन उसका झूठा अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए यीशु को जेलस करने के लिए वो टोंग की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करती है और टोंग को हक करके उसे वहाँ से ले जाती है। उन दोनों को इतना क्लोज देखकर यीशु के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि शेन और टोंग एक कपल हो सकते हैं। वहीं टोंग भी शेन के ऐसे बदलते बिहेवियर से शॉक था और यहाँ पर शेन टोंग को फिर से किसी कपल ब्रांड प्रमोशन के लिए अपने साथ ले जाती है। कहानी यहाँ से अब 2009 में आती है, जहाँ पर जो दाई को एक दूसरे हॉस्पिटल में लेकर आया था उसकी टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के लिए, पर वहाँ पर उन्हें दूसरे डॉक्टर से पता चलता है कि दाई को स्टमक कैंसर है ही नहीं, उसे तो गॉल स्टोन है। फिर भी जू और दाई को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर एक बार फिर से उनकी तसल्ली के लिए रिपोर्ट चेक करती है और दूसरी बार चेक करने पर भी डॉक्टर उन्हें गॉल स्टोन की बीमारी ही बताती है, जो कि एक माइनर ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी। असल में पहले वाला डॉक्टर एक फ्रॉड था, जो कि झूठी बीमारी का बहाना बनाकर पेशेंट से पैसे लूटता था। लकीली वो इस बार दाई को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में आया था, इसीलिए उन्हें असलियत का पता चल गया, नहीं तो वो डॉक्टर कैंसर का बहाना बनाकर उनसे पैसे ही लूटता रहता। अब जो भी हो, दाई को स्टमक कैंसर नहीं है ये बात जानकर वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। दाई तो अपने सीटी स्कैन और रिपोर्ट्स वगैरह फ्रेम करके रूम में लगाने वाली थी, ताकि ये भी उनके रिलेशनशिप की याद बनकर रह जाए। और अब तो वो बिल्कुल भी अपने होम टाउन नहीं जाने वाली थी, क्योंकि उसे अब जू को स्क्रिप्ट राइटिंग कॉम्पिटिशन में जीतते हुए देखना था। वैसे भी स्टोरी का नाम तो उसी ने चूज़ किया था, तो दाई इस चीज़ का फुल क्रेडिट जू से लेने वाली थी। जू दाई की इन बातों से एग्री करता है और उसे भी कॉम्पिटिशन जीतने की पूरी उम्मीद थी। कहानी फिर 2024 में आती है, जहाँ पर हम तोंग और शेन को शिकाई रिवर के पास देखते हैं, जहाँ पर सालों पहले दाई और जू आया करते थे। प्रेजेंट टाइम में शेन और तोंग भी वहाँ पर घूमने के लिए आए थे और इस दौरान ये दोनों ही जू के बारे में बात करने लग जाते हैं। दिन ब दिन दोनों उन दोनों की लव स्टोरी की वीडियो से ऑब्सेस्ड हो चुके थे। यहाँ पर वैसे तो शेन को रिलेशनशिप पसंद नहीं थी, लेकिन उनकी वीडियो देखकर शेन को कभी कभी किसी सच्चे प्यार करने वाले की कमी फील होती थी। वो चाहती थी कि जू की तरह कोई लड़का उसे इतना प्यार करे, हर टाइम उसके साथ रहे, उसकी केयर करे, लेकिन आजकल के लड़के वैसे नहीं होते। कहानी फिर वापस से 2008 में आती है, जहाँ पर आज दाई का गॉल स्टोन ऑपरेशन था। जू को दाई की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हैं कि ये सिर्फ एक माइनर ऑपरेशन है और उसे सिर्फ रात भर के लिए दाई को सोने नहीं देना है। अगले दिन से दाई बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कुछ देर बाद दाई का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाता है और जू रात भर उसके पास बैठा रहता है ताकि दाई गलती से सो ना जाए। इस दौरान जू को उसकी और दाई की लाइफ के बारे में सोचने का बहुत टाइम मिलता है। वो अब से सिर्फ काम पर ध्यान देने का डिसाइड करता है ताकि वो उसके लिए अच्छे पैसे कमा सके और उसे एक कंफर्टेबल लाइफ दे सके। दाई को किसी भी चीज़ की कमी ना हो। अगर इन सब के लिए उसे अपना डायरेक्टर बनने का सपना भी भुलाना पड़े तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जू वेडिंग वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर का काम सीरियसली करने लग जाता है, जिस वजह से वो जल्दी ही दाई के लिए एक एयर कंडीशनर खरीद लेता है और अब तक उसने
उसके ऑपरेशन के लिए अपने सभी रूममेट से लिए पैसे भी लौटा दिए थे। एयर कंडीशनर देखकर दाई के साथ साथ सभी रूममेट्स भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे और जू इस एयर कंडीशनर को सिर्फ अपने रूम में नहीं बल्कि अपने और यान के रूम के बीच में लगाता है ताकि जे और दाई को गर्मी में कोई प्रॉब्लम ना हो। जू की ये काइंडनेस देखकर जे और यान डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक एक मंथ छोड़कर एसी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करेंगे, जिसके लिए दाई और जू भी राजी हो जाते हैं। यहाँ पर जे को जू ने उससे लिए हुए पैसे भी लौटा दिए थे जो जे ने दाई की बीमारी के लिए लुओ से लिए थे और अब वो उसको पैसे वापस करने वाली थी। इस मामले में यान जे को केयरफुल रहने की एडवाइस देता है क्योंकि पैसों के मामले में लोग कभी भी किसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, पर जे इस चीज़ को नॉर्मली लेती है। वहीं दाई अपनी जॉब को लेकर परेशान थी। अगर उसकी जॉब परमानेंट हो जाती है तो उसको प्रमोशन भी मिलता और उसे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता, जिससे कि उसकी बीमारी का 80% मेडिकल बिल भी कवर हो जाता। लेकिन अब तो उसके ऑपरेशन में 10,000 युआन का खर्चा आ चुका था, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अगर उसका जॉब परमानेंट नहीं हुआ तो वो क्या करेगी? पर जू के मुताबिक सभी इंटर्न्स में से दाई को ही प्रमोशन मिलेगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है। दाई का मूड ठीक करने के लिए जू उसे अपनी जॉब के दौरान हुए इंसिडेंट बताने लग जाते हैं, जहाँ पर एक वेडिंग में एक लड़का अपनी से बड़ी एज की लड़की के साथ बहुत ही क्लोज हो रहा था। उसे पहले लगता है कि दोनों सिबलिंग्स होंगे, लेकिन बाद में जाकर उसे पता चलता है कि दोनों कपल हैं। जू फिर दाई को उनका वीडियो दिखाता है, जो देखकर दाई शॉक थी क्योंकि वो लड़की उसकी बॉस है और वो लड़का दुआन उसके साथ इंटर्न है। अब जाकर दाई को समझ में आता है कि उसका प्रमोशन क्यों नहीं हो रहा है और आगे भी शायद उसका प्रमोशन नहीं होगा क्योंकि दुआन तो प्रमोशन के लिए उनकी बॉस का बॉयफ्रेंड बनना बैठा है, तो बॉस तो उसे ही प्रमोट करेगी। अगले दिन फिर जू और दाई अपना जॉइंट अकाउंट बैलेंस एटीएम में चेक करते हैं और अब तक उन दोनों ने मेहनत करके 50,000 युआन सेव कर लिए थे, जिस चीज़ से दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे। दोनों इन पैसों को किसी अच्छे काम में यूज़ करने का डिसाइड करते हैं। दाई तो चाहती थी कि थोड़े और पैसे जमा होने के बाद जू उन पैसों से अपनी पहली मूवी बनाए, पर देखा जाए तो जू अपना मूवी डायरेक्टर बनने का सपना छोड़ चुका था। वो तो सिर्फ अब दाई को एक कंफर्टेबल लाइफ देना चाहता था और यही उसकी लाइफ का टारगेट बन चुका था। उसके बाद दाई जू को येमिंग का न्यू घर दिखाने के लिए ले जाती है। येमिंग का घर अभी कुछ ही दिनों पहले रेनोवेट हो चुका था और उसी ने दाई को अपने न्यू घर में इनवाइट किया था। येमिंग का घर बहुत ही बड़ा था, अच्छे लोकेशन में भी था और बहुत ही लग्जूरियस था। जू भी इस तरीके के घर में दाई को फ्यूचर में रखना चाहता था। यहाँ पर येमिंग स्पेशली जू के सामने अपने रिच होने का घमंड दिखा रहा था। अपनी अमीरी और अपने घर की तारीफ वो बड़ा चढ़ाकर कर रहा था। उसके घर का पर स्क्वायर मीटर ही 5,000 युआन का है और घर के सभी फर्नीचर्स भी लग्जूरियस हैं। साथ ही येमिंग यहाँ पर जू को दाई की बात लेकर ताना मार रहा था कि जू को दाई का ख्याल रखना चाहिए, उसे इस तरीके के अच्छे घर में रखना चाहिए, ना कि किसी रेंट के छोटे से रूम में। येमिंग अच्छी तरह जानता था कि इस टाइम जू फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है और उसकी ये बातें जू के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल थी। यहाँ पर दोनों येमिंग के नए घर के लिए वेलकम गिफ्ट के तौर पर चॉकलेट्स लेकर आए थे, लेकिन येमिंग उसे लेने से मना कर देता है। ऊपर से जू को इंसल्ट करने के लिए येमिंग अपने अमीर दोस्तों के दिए हुए वेलकम गिफ्ट्स और चॉकलेट जू को घर ले जाने के लिए दे देता है। जू को बुरा तो बहुत ही लगता है, लेकिन वो दाई के लिए येमिंग को कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि येमिंग दाई का बॉस होने के साथ साथ उसके होम टाउन और स्कूल का सीनियर भी था। वहीं दाई अब तक समझ नहीं पा रही थी कि येमिंग उसके बॉयफ्रेंड जू को इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहा है। वो तो येमिंग के दिए हुए चॉकलेट्स को बाकी रूममेट्स को देने के बारे में सोच रही थी, पर जू अब भी येमिंग की कही हुई बातों को लेकर दुखी था। उसे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो दाई को एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन दाई के मुताबिक उनका रूम भले ही छोटा हो, ये उनके लिए उनका घर है, उनकी पूरी दुनिया है और फ्यूचर में वो दोनों कहीं भी रहे इस रूम को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि यहीं से दोनों ने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। उनकी लव स्टोरी यहीं से शुरू हुई। कितने स्ट्रगल उन्होंने यहाँ पर रहकर देखे हैं, तो भला ये घर दाई के लिए ख़राब कैसे हो सकता है। दाई की इन बातों से जू को काफ़ी अच्छा फील होता है। फिर भी उसने डिसाइड कर लिया था कि वो जितना जल्दी हो सके एक अच्छा घर उसके लिए खरीद लेगा। अगले दिन अब जू रेन से इस बारे में बात करता है कि उसे किस तरह वीडियोग्राफी का ज़्यादा काम मिल सकता है। वो अपने इस काम पर फोकस करके दाई के लिए घर लेना चाहता था। तब रेन उसे काम के बाद घर लेकर जाती है इस बारे में अच्छे से बात करने के लिए, जहाँ उसे वो ट्रेडिंग में पैसे इन्वेस्ट करने को बोलती है। रेन के मुताबिक उसने बीजिंग में इतना बड़ा घर, अपना बिजनेस सब कुछ ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करके ही लिया है। ट्रेडिंग से उसने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए हैं। वो अपना सारा पैसा अगली ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने वाली है और ट्रेडिंग सक्सेसफुल होने के बाद वो बिलियंस में कमाएगी, पर उसके इन्वेस्टमेंट में 50,000 युआन कम पड़ रहे हैं, जो वो जू को इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। इस इन्वेस्टमेंट की कमाई से जू दाई के लिए 2-3 घर खरीद सकता है।
वो लोग मिलियंस में कमाई करेंगे तो कोई भी उसे इंसल्ट नहीं कर पाएगा। जो इन सब चीज़ों पे भरोसा तो नहीं करता था और ना ही उसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के चक्करों में पड़ना था, लेकिन आसानी से पैसे मिलने वाला रास्ता किसको पसंद नहीं होता। नए घर और पैसों की लालच में जू अपने 50,000 युआन रेन को इन्वेस्टमेंट में देने के लिए राजी हो जाता है। उसी दिन अब वो दाई से उनकी 50,000 युआन की सेविंग को यूज़ करने की परमिशन मांगता है। दाई को लगता है कि वो उन पैसों से कोई शॉर्ट फिल्म बनाएगा, जिसके लिए वो कितनी भी उनकी सेविंग का खर्चा करे उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो उसे समझाता है कि वो उन पैसों को बेटर अर्निंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, जिस चीज़ के लिए दाई बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। उसके मुताबिक इन रास्तों से उनके जैसे लोग बर्बाद ही होते हैं, कभी भी उनका फ़ायदा नहीं होता। पर जू के मुताबिक रेन उसकी सालों पुरानी दोस्त है, वो उसके होम टाउन से है, तो भला रेन पैसों के लिए उसे धोखा क्यों देगी। और वैसे भी अमीर लोग इस तरीके से दिन ब दिन अमीर होते हैं, उनकी तरह थोड़ी ना वो पैसे के लिए ऐसे मेहनत करते हैं। जो कि इन बातों से दाई को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसने जिस जू से प्यार किया था वो तो पैसों के लिए इतना डेस्परेट था ही नहीं। दाई इस मामले में जू से कोई आर्ग्यूमेंट करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो इस बारे में कोई बात नहीं करती। बात को यहीं पर ख़त्म करना यही दाई की गलती थी। अगले दिन जो बिना कुछ सोचे समझे अपनी और दाई की पूरी सेविंग रैन के बैंक अकाउंट में भेज देता है। इधर दाई अपने सीनियर से अपनी प्रमोशन की बात करती है, तब उसकी सीनियर उसे बताती है कि किसी इंटर्न के प्रमोशन का पूरा कंट्रोल डायरेक्टर बे के हाथ में है। ये सुनकर दाई तो अपनी उम्मीद ही छोड़ देती है, भला वो उसे प्रमोशन क्यों देगी जबकि दुआन तो उसका बॉयफ्रेंड बना हुआ है। दूसरी ओर जू जब रेन के ऑफिस में काम कर रहा था तब वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और ऑफिस के सामान पर कब्जा कर लेते हैं। जू के बहुत समझाने पर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और इन सब की वजह पूछने पर वो लोग जू को बताते हैं कि उन्होंने रेन को इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे पैसे दिए थे, लेकिन रेन उनके पैसे लेकर भाग चुकी है। उनके सभी पैसे डूब गए, इसीलिए वो लोग उसके ऑफिस की चीज़ों को ले जा रहे हैं। ये सुनकर जू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो रेन को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था, इसीलिए वो रेन के घर जाता है। वहाँ पर भी कुछ लोग उसके घर का सामान उठाकर ले जा रहे थे और पूछने पर जू को पता चलता है कि वो घर तो रेन का था ही नहीं, ये तो उसने रेंट पर लिया था और ऊपर से उसने 2 महीने से रेंट भी नहीं भरा, इसीलिए घर का मालिक वहाँ का सामान उठाकर ले जा रहा था। रेन का अब कोई अता पता नहीं था। जू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि रेन ने पैसों के लिए उसे भी धोखा दिया है। रेन उसके भी पैसे लेकर भाग चुकी है। जू को समझ नहीं आता कि वो दाई का सामना अब कैसे करेगा। उसने उनकी पूरी सेविंग बर्बाद कर दी थी। दाई ने तो उसे इतनी बार इन्वेस्टमेंट करने से मना भी किया था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी। वहीं दाई जब रात तक ऑफिस का काम कर रही थी तभी येमिंग उसके लिए डिनर लेकर आता है और उसे इतना मेहनत करते हुए देखकर अफसोस जताने लग जाता है। 1 साल से दाई का जॉब परमानेंट नहीं हुआ था, उससे प्रमोशन नहीं मिली थी, इसलिए येमिंग उसे कहीं और जॉब करने की एडवाइस देता है। उसके फ्रेंड का एक प्रोडक्शन हाउस है, अगर दाई चाहे तो येमिंग उसके जॉब के लिए दोस्त से बात कर सकता है, पर दाई इतनी मेहनत करने के बाद इस कारण जॉब को छोड़ना नहीं चाहती थी। इस दौरान दाई जब खाना खा रही थी तभी येमिंग उसका फेस साफ करने के बहाने उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिस चीज़ पर दाई इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन उसी टाइम वहाँ पर जू आकर ये चीज़ नोटिस कर लेता है। वो उनसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। आखिर किस हक से वो दाई को कुछ बोले। आज जब उसने अपनी स्टूपिडिटी से उनकी 1 साल की मेहनत के पैसे डुबा दिए थे, पता नहीं अब वो उसे किस तरीके से सच्चाई बताएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जू और दाई अपने बाकी रूममेट्स के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। यहाँ पर जिंग और श्याओ सभी को बिटकॉइन के बारे में बता रहे थे। उस टाइम पर बिटकॉइन नया नया निकला था और बहुत ही कम लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पता था। बाकी लोगों की तरह वो लोग भी बिटकॉइन की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन श्याओ और जिंग ने बिटकॉइन पर पहले ही कुछ पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे और उनके मुताबिक फ्यूचर में बिटकॉइन उन्हें सक्सेस दिलाएगा। वहीं जू पैसों के लॉस के बारे में दाई को बताने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन उससे पहले ही दाई अपने काम पर चली जाती है। ऑफिस में मीटिंग के दौरान उनका प्रोड्यूसर जियान और डायरेक्टर बाई इंटर्न से चाय पानी लाने का काम करवा रहे थे। उन्हें स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। उन्हें एम्प्लॉय समझा ही नहीं जाता था। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन दुआन के लिए ये चीज़ें हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आज वो इन्हीं चीज़ों का गुस्सा डायरेक्टर बाई और प्रोड्यूसर जियान पर निकालता है। उसके मुताबिक वो फिल्म स्टडी का एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है। उसने 22 साल से पढ़ाई इसीलिए नहीं की है कि वो इंटर्न बनकर एक स्लेव की तरह यहाँ पर काम करे। वो इंटर्न बना था ताकि वो यहाँ पर आकर कुछ सीख पाए, ना कि उनके लिए चाय कॉफ़ी लेकर उनका बॉयफ्रेंड बनकर उनके नखरे झेले। ये सब बोलकर वो डायरेक्टर बे से ब्रेकअप कर लेता है और ये जॉब भी छोड़कर चला जाता है। वो दाई से भी जॉब छोड़कर उसके साथ यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपने सीनियर्स को चाय कॉफ़ी सर्व करने में बिजी थी।
तब दुआन उसे स्पाइनलेस बोलकर मीटिंग से चला जाता है, लेकिन जॉब छोड़ने से पहले दुआन दाई को वही नेकलेस देता है जो कि उनके मैनेजर का नेकलेस था, जो कि खो गया था। यहाँ पर वो नेकलेस उसने ही चोरी किया था ताकि चोरी का इल्ज़ाम दाई पर लगे और वो जॉब से निकल जाए, जिससे कि प्रमोशन उसे मिले। पर जब उस नेकलेस के लिए दाई को जॉब से निकाला जाता है और कंपनसेशन देने को कहा गया था, तब दुआन ने दाई को जॉब छोड़ने की एडवाइस दी थी ताकि किसी न किसी तरीके से दाई काम छोड़ दे और उसका कंपनसेशन कम हो जाए। लेकिन एंड में जाकर फ्रस्ट्रेशन में दुआन ने खुद ही जॉब छोड़ दी। अब दुआन के जाने के बाद दाई के लिए 3 चीज़ें अच्छी हो गई थी। एक तो उसे नेकलेस के 10,000 युआन कंपनसेशन नहीं देना होगा, वो ओरिजिनल नेकलेस ही मैनेजर को लौटा देगी। और दूसरा, दुआन के गुस्से के बाद प्रोड्यूसर जियान अब शर्म की वजह से अपना काम खुद कर रहा था, किसी इंटर्न को स्लेव की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था। और दुआन के डायरेक्टर बाई से ब्रेकअप करने की वजह से वो दाई को परमानेंट एम्प्लॉय बनाकर उसे प्रमोशन दे देती है, जिस चीज़ से दाई को बहुत ज़्यादा खुशी थी। दूसरी तरफ जे लियो को लंच पर बुलाती है और उसे उसके पैसे लौटा देती है, पर लियो वो पैसे उसे अपनी स्टडी पर खर्चा करने के लिए बोलता है। साथ ही वो जे को प्रपोज भी करता है, लेकिन वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। वो उसकी कॉलेज फ्रेंड ली का बॉयफ्रेंड है, आखिर वो उसको धोखा करके उसे प्रपोज कैसे कर सकता है। पर लुओ के मुताबिक वो बहुत टाइम से उससे प्यार करता है, उसके लिए वो ली को भी छोड़ सकता है। तभी ली वहाँ पर गुस्से में आती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि लुओ इंटीमेट फेवर के बदले जे को पैसे दे रहा है और लुओ जे के साथ मिलकर उसे धोखा दे रहा है। भले ही ली यहाँ पर खुद किसी और लड़के के साथ लुओ को धोखा दे रही हो और कितनी बार उसके झूठ को जे ने उसके लिए कवर किया है, इन सब बातों को लेकर लुओ और ली के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है और लुओ यहाँ पर ली के साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जे ली की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने की कोशिश करती है, लेकिन ली उस पर इतनी ज़्यादा गुस्सा थी कि वो उसकी लाइफ बर्बाद करने की धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तो जे का कॉलेज में रहना ही मुश्किल हो जाता है। ली अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे कॉलेज में जे के बारे में बेकार बातें फैला देती है कि वो एक कैरेक्टरलेस लड़की है, जिस वजह से कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ली के साथ मिलकर जे को बुली करने लगते हैं, उसकी गरीबी का मजाक बनाने लगते हैं। हर टाइम कैमरा लेकर वो लोग उसका पीछा करते हैं, उसकी फ़ोटो खींचकर उस पर गंदे कमेंट्स पास करना तो उनका रेगुलर काम बन जाता है। यहाँ तक ली अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जे का उसके रूम तक पीछा करती है, वहाँ भी उसकी फ़ोटो खींचने लग जाती है। ये सब देखकर जब यान उन्हें रोकने के लिए आता है तो वो लड़कियां यान के साथ भी जे को लिंक करके गंदे कमेंट्स पास करती हैं और उसके साथ भी जे की फ़ोटो खींचकर वहाँ से चली जाती हैं। यान को समझ नहीं आता कि आखिर कॉलेज में जे के साथ क्या हुआ है, ना ही वो उसे कुछ बताने की हालत में थी। दूसरी तरफ जू जब मेट्रो में था, वो न्यूज़पेपर पर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का जॉब ढूंढ रहा था। तभी उसे दाई का कॉल आता है। वो उसे काम पर होने का झूठ बोलता है, लेकिन तब तक दाई ने उसे मेट्रो में देख लिया था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जो इस टाइम पर काम पर होने की जगह बाहर क्यों है और उसने उसे झूठ क्यों बोला। इस बात का पता लगाने के लिए वो जू का पीछा करती है। जू तो अब रूम पर चला गया था और उसे जब दाई की आवाज़ सुनाई देती है तो बेड के नीचे छुप जाता है। उसे ऐसे छुपता हुआ दाई नोटिस कर लेती है। वो समझ चुकी थी कि जू ने कोई गलती की है, इसीलिए उसे इस तरीके से छुपना पड़ रहा है। जू के लिए दाई को काफ़ी बुरा लगता है और वो रूम में डॉक्यूमेंट्स ढूंढने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। जू में भी यहाँ पर दाई का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आखिर वो उसे पैसों के बारे में कैसे बताए। वहीं दाई जू से बात निकलवाने के लिए एक प्लान बनाती है। वो जू के साथ ग्रॉसरी शॉपिंग पर जाती है और वहाँ उसे दुआन की जॉब छोड़ने की बात बताती है। दुआन का एग्जाम्पल देकर वो जू को इनडायरेक्टली समझा रही थी कि जिस जॉब को करने में खुशी ना मिले उस जॉब को छोड़ देना ही बेटर है, भले ही अपनी पसंद की जॉब करके उसे कम पैसे मिले। लेकिन यहाँ पर जॉब की बात ही नहीं थी। फाइनली अब बहुत ही हिम्मत करके जू उसे सच्चाई बता देता है कि उसने उनकी सेविंग के सारे पैसे इनको इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिए थे और वो उन पैसों को लेकर भाग गई। अब ना तो उनके पास कोई पैसे हैं और ना ही जू के पास कोई जॉब है। ये सुनकर दाई पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा करती है, लेकिन जू को वो नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, इसीलिए कुछ ही देर में वो अपना गुस्सा ठंडा करके जू को उन पैसों के बारे में भूलकर लाइफ में आगे बढ़ने की एडवाइस देती है। दाई के मुताबिक पैसे तो वो इस तरीके से बाद में कमा लेंगे, लेकिन थोड़े से पैसे के लिए जो हमेशा गिल्टी फील करे, उसका सामना ना कर पाए, अपने डिग्निटी को खो दे, ये वो नहीं देख सकती। और उसने उसको उसकी गलती के लिए माफ़ भी कर दिया था, इसलिए जो भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो आज के बाद हर चीज़ उससे पूछ कर ही करेगा। अगले दिन दाई जू के साथ यिमिंग के घर पर जाती हैं और उसे अपनी मॉम की तरफ से भेजा गया बहुत सारा खाने का सामान देती हैं। यहाँ पर दाई जू की जॉब के लिए बात करने उसके पास आई थी। दाई चाहती थी कि जो जॉब यिमिंग उसे देने वाला था वो जू को दे दे।
वैसे भी जू ने उसी की तरह सेम कॉलेज से फिल्म डायरेक्शन की डिग्री ली है। उसने खुद अकेले कई सारी मीनिंगफुल शॉर्ट मूवीज भी बनाई हैं। उसने कई सारे स्क्रिप्ट्स भी लिखे हैं, तो वो डायरेक्शन राइटर या फिर कैमरामैन का काम अच्छे से कर सकता है। पर यहाँ पर यिमिंग जू की स्किल्स का मजाक बनाने लग जाता है, यहाँ तक कि उसके रिज्यूम पे वो चाय का कप रख देता है और बोलता है कि इस फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में बड़े कनेक्शंस होना ज़रूरी है और बड़े इन्फ्लुएंसर्स फैमिली और इस बैकग्राउंड से आए हुए बच्चे यहाँ पर काम कर पाते हैं। बाकी जू जैसे पर्सन को इंडस्ट्री में कौन काम देगा? उसके पेरेंट्स का तो सिर्फ एक हॉटपॉट रेस्टोरेंट है और उसने ऐसे बेकार से कॉलेज से फिल्म डायरेक्शन की डिग्री ली है जिसका किसी को नाम तक याद नहीं है। यिमिंग की इन इंसल्ट भरी बातों से जू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सिर्फ वो दाई के लिए चुप था। उसने जो उन दोनों के सेविंग्स बर्बाद कर दिए थे, उसके बदले वो अपनी डिग्निटी गिराकर कोई भी काम करने को तैयार था ताकि वो जल्दी से जल्दी 50,000 युआन दाई को वापस दे सके। पर दाई तो यहाँ पर जू को जॉब दिलवाने के लिए यिमिंग को रिक्वेस्ट करने में लगी हुई थी। यिमिंग भी जू को जॉब दिलवाने का प्रॉमिस करता है, लेकिन जाते जाते वो जू को इंसल्ट करना नहीं छोड़ता। वो आज भी कई सारे कॉस्टली खाने की चीज़ें और कुछ अल्कोहल जू को दे देता है। उनके लाए हुए गिफ्ट भी उन्हें वापस ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ ली की वजह से कॉलेज में जे की बहुत ज़्यादा बदनामी हो चुकी थी, इसीलिए कॉलेज अथॉरिटीज़ ने जे का स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया था। जे का ये लास्ट ईयर था, फिर भी कॉलेज अथॉरिटीज़ उसे स्कॉलरशिप नहीं देती। अब जे को जल्दी से जल्दी लास्ट ईयर के लिए 5,000 युआन कॉलेज फीस भरनी थी, नहीं तो उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए अब जे अपने लिए कुछ जॉब ढूंढने लग जाती है। जिस दौरान वो माओ नाम की एक लेडी से मिलती है। उसे लगता है कि माओ उसे कोई होटल वेट्रेस या फिर शॉपकीपर की जॉब देगी, लेकिन वो उसे रिच लोगों के साथ डिनर पर जाने को और उनके साथ टाइम स्पेंड करने को बोलती है। इसके बदले जे को अच्छे पैसे मिलेंगे। जे ऐसा काम करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन अब जब वो माओ के कहे हुए क्लाइंट से मिलने के लिए रेडी हो रही थी, तभी रूम में यान आता है। उस टाइम जे की ड्रेस का जिप नहीं लग रहा था, इसलिए वो यान से हेल्प मांगती है। यान उसकी जिप फिक्स करने में उसकी मदद करता है, लेकिन वो उसे ऐसी ड्रेस में देखकर थोड़ा सा शॉक था। आज तक जे ने इस तरह की ड्रेस कभी भी नहीं पहनी थी और पूछने पर जे उसे बोलती है कि उसे कॉलेज की फीस भरनी है, इसीलिए उसने ये जॉब चूज की है और ये उसकी जॉब का ड्रेस कोड है। यहाँ पर अभी जे उसे अपनी जॉब के बारे में क्लियरली नहीं बताती। उसके बाद वो काम पर चली जाती है, जहाँ पर माओ एक रेस्टोरेंट में जे को एक ओल्ड मैन से मिलवाती है। जे को देखकर ही पता चल रहा था कि वो कॉलेज की फीस भरने के लिए कितनी मजबूर हो चुकी है। उसने अपनी डिग्निटी गिराकर इस काम को करना पड़ रहा है, जहाँ पर ऐसे रिच लोग उस पर बुरी नज़र रख रहे थे। वहीं दाई जू को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहाँ पर यिमिंग ने उसे बुलाया था ताकि वो एक प्रोड्यूसर से जू की जॉब की बात कर सके। लेकिन वहाँ पहुँचने पर यिमिंग वहाँ पर जू को रेस्टोरेंट के अंदर आने नहीं देता, उसे बाहर ही रुकने को बोलता है। उसके मुताबिक जू के कपड़े गंदे और वो बहुत ही इनडिसिप्लिन है। उसके कपड़े देखकर तो उसे जॉब वैसे ही नहीं मिलेगी, इसीलिए जू के बदले यिमिंग दाई को प्रोड्यूसर से बात करवाने के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर जू घंटों तक रेस्टोरेंट के बाहर ही दाई का वेट करता है। बहुत देर बाद दाई प्रोड्यूसर और यिमिंग के साथ रेस्टोरेंट के बाहर आती है। वहाँ पर वो कुछ गिफ्ट्स जू की जॉब के बदले प्रोड्यूसर की कार में रखवा देती है और जू को जॉब देने के लिए उनसे बार बार रिक्वेस्ट करती है। फिर उनके जाने के बाद जब दाई जू के पास आती है, तब वो बहुत ज़्यादा नशे में थी, क्योंकि प्रोड्यूसर को खुश करने के लिए उसे उसका ऑफर किया गया ड्रिंक पीना पड़ा। ऐसे करते करते उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। अब तो उसकी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, उसे वॉमिटिंग फील हो रही थी, पर उसे पूरा भरोसा था कि जू को जॉब मिल जाएगी। दाई उसके लिए इतना सब कुछ कर रही है, ये देखकर जू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे अपनी पीठ पर उठाकर घर ले जाकर सुला देता है। घर में उनके रूम में जिंग और श्याओ अभी बिटकॉइंस में इन्वेस्ट कर रहे थे और जू ने इग्नोर करके चला जाता है। जिसके बाद हम साल 2024 का सीन देखते हैं, जहाँ पर शेन और टोंग एक नाइट क्लब में थे। वहाँ पर एक फेमस गेमर मिक का लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो चल रहा था, जिसमें शेन काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही थी क्योंकि उस गेमर के फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा थे। इस चीज़ से टोंग थोड़ा सा जेलस फील कर रहा था। यहाँ पर टोंग शेन के साथ दाई और जू के वीडियोस देखना चाहता था, क्योंकि वो कुछ ही दिनों में अपने होम टाउन जा रहा था और वहाँ पर वो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि मेन एग्ज़ाम तो उसने क्लियर कर ही लिया था। बस जाने से पहले वो इन वीडियोज़ को सिर्फ शेन के साथ ही देखना चाहता था। वहीं टोंग बीजिंग छोड़कर जा रहा है। इस चीज़ से शेन बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और उसे कल मिलने का बोलकर चली जाती है। अगले दिन टोंग एक शूटिंग लोकेशन में शेन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर शेन का उसी गेमर मिक के साथ फोटोशूट था। शेन टोंग को मिक से मिलवाती है और टोंग को लगता है कि शेन मिक से प्यार करती है। तब शेन उसे क्लियर कर देती है कि वो उससे नहीं
बल्कि उसके 10 मिलियन फॉलोअर्स से प्यार करती है। वो सिर्फ उसके साथ एक कोलैबोरेशन करने का ट्राई करेगी ताकि उसके भी फॉलोअर्स बढ़ सकें। फिर जब शेन अपने शूट में बिजी हो जाती है, इस दौरान मिग अकेले में टोंग से शेन के बारे में पूछता है कि वो शेन के साथ कभी इंटीमेट हुआ है कि नहीं। इस सवाल से टोंग समझ जाता है कि मिग कोई अच्छा पर्सन नहीं है, वो ज़रूर शेन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए वो शूट खत्म होने के बाद शेन को मिग से दूर रहने की एडवाइस देता है, पर शेन उसकी बात को इग्नोर करके मिग के साथ पार्टी करने चली जाती है। कहानी अब फिर से 2009 में आती है, जहाँ पर हम जू को देखते हैं। वो शाओ से उसका कंप्यूटर यूज़ करने के लिए मांगता है, लेकिन इस टाइम शाओ और जिंग अपने बिटकॉइन पर ट्रेडिंग कर रहे थे, इसलिए वो इस टाइम जू को कंप्यूटर यूज़ नहीं करने देते। तब जू पास में मौजूद एक इंटरनेट कैफ़े में चला जाता है। इस दौरान दाई को यिमिंग का कॉल आता है, जो उसे बाहर मिलने बुलाता है। वो उसके घर के बाहर ही था। दाई जब उससे मिलने जाती है, तब यिमिंग उसे जू की जॉब के बारे में बोलता है, जो कि उसने फिक्स कर दी थी। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि जॉब को पाने के लिए दाई को 20,000 युआन पे करना होगा। ऐसे ही किसी आउटसाइडर को इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं मिलता। अब खुद की जॉब की बात होती तो दाई कभी भी इस तरीके से पैसे देकर जॉब नहीं लेती, लेकिन बात यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड जू की थी, इसलिए वो जितने भी पैसे हो बढ़ने के लिए तैयार थी। ये सुनकर यिमिंग उसे रात को उसके घर पर बुलाता है उसे पैसे देने के लिए, क्योंकि वो अगले दिन काम से चाइना के बाहर जा रहा था। तब दाई रात को पैसे लेकर उसके घर जाने का प्रॉमिस करती है। वहीं कॉलेज में जे को लुओ 10,000 युआन देता है उसकी फ़ीस भरने के लिए, लेकिन एक बार लुओ से पैसे लेने की वजह से जे इस प्रॉब्लम में फंसी थी, इसलिए वो इस बार उससे पैसे नहीं लेती। उसके बाद कहानी फिर से 2024 में आती है, जहाँ पर टोंग शेन के साथ बैठकर दाई और जू के वीडियोस देख रहा था, लेकिन आज शेन का ध्यान वीडियो में नहीं था, वो तो मिग को मैसेज करने में बिजी थी। तब टोंग उसे मिग की सच्चाई बता देता है कि उसने इंटीमेट होने के बारे में शेन को लेकर उससे बात की थी। ये सब चीज़ें टोंग उसे बताता है, फिर भी शेन इन बातों को इग्नोर कर देती है, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों से वो पहले भी बहुत मिल चुकी है और वो ऐसे लोगों को हैंडल करना अच्छे से जानती है। रात को वो फिर से मिग और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है, सिर्फ मिग के साथ एक कोलैबोरेशन के लिए। टोंग को तो उसकी फिक्र हो रही थी, इसलिए वो दाई और जू की वीडियोस की हार्ड डिस्क देने के बहाने शेन से मिलने क्लब तक आ जाता है, लेकिन उस टाइम वो उस हार्ड डिस्क को नहीं लेती और मिग के साथ उसके घर पार्टी करने चली जाती है, क्योंकि मिग ने उससे प्रॉमिस किया था कि आज वो उन दोनों की फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालेगा। तब तो उसके फॉलोअर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और शेन ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगी। टोंग के काफ़ी मना करने के बाद भी शेन उसकी बात नहीं सुनती। टोंग को तो अच्छे से पता था कि मिग ज़रूर कुछ गड़बड़ करेगा। उस रात पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लग रहा था। कहानी फिर से अब 2009 में आती है, जहाँ पर दाई रात को पैसे लेकर यिमिंग के घर पर जाने वाली थी। तभी वहाँ पर जू आता है, जो उसे जॉब मिलने के बारे में गुड न्यूज़ देता है। उसने एक टीवी स्टेशन में बात करके रखी है और उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, पर दाई ये चांस लेना नहीं चाहती थी। उसके मुताबिक अगर पैसे देने से जू को एक प्रोडक्शन हाउस में जॉब मिल जाती है, तो वो ऐसा चांस क्यों जाने देगी। वैसे भी जू को मूवीज़ बनाने के लिए और डायरेक्टर बनने के लिए एक प्रोड्यूसर हाउस में काम करना पड़ेगा, ना कि किसी टीवी स्टेशन में। टीवी स्टेशन में काम करके वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएगा। पर यहाँ पर जो जिमिंग जैसे पर्सन से जॉब नहीं लेना चाहता था और ना ही दाई के मॉम के पैसे बर्बाद करना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच काफ़ी बड़ी आर्ग्यूमेंट होती है, जिस दौरान दाई उनकी पूरी सेविंग रेंट के इन्वेस्टमेंट में उड़ाने की बात कह देती है। तब जू भी यहाँ पर उसे बोल देता है कि अगर वो यिमिंग से मिलने के लिए इस घर से बाहर निकली तो उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन दाई फिर से उसकी बात को इग्नोर करके चली जाती है, क्योंकि उस टाइम जू को कोई जॉब दिलवाना और उसके डायरेक्टर बनने का सपना पूरा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। इधर दाई जैसे यिमिंग के घर पर पहुंचती है, रात का टाइम हो चुका था, इसीलिए वो पैसे देकर जाना चाहती थी, पर यिमिंग उसे घर के अंदर इनवाइट करता है। दाई उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो अंदर आ जाती है। अंदर वो यिमिंग के साथ थोड़ी सी बात करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे बार बार रोक रहा था। इस दौरान यिमिंग दाई के लिए गिटार प्ले करके एक गाना भी गाता है, जो कि उसने स्कूल में भी उसके लिए एक बार गाया था। इन सब चीज़ों से दाई काफ़ी अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन जू की जॉब को लेकर वो यिमिंग से कुछ बोल नहीं पाती। वहीं अपार्टमेंट में जू यान के साथ ड्रिंक करके आज दाई और उसके बीच हुए झगड़े के बारे में बात कर रहा था। यिमिंग उसे इंसल्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता और ऊपर से पैसे लेकर उसको जॉब दिलवाना, इस बात की जू पूरी तरीके से खिलाफ था। फिर भी दाई उसे यिमिंग के अंडर काम दिलाने में लगी हुई है।
यान की हालत भी यहाँ पर कुछ ऐसी ही थी। उसे भी नहीं पता था कि कॉलेज की फीस भरने के लिए जे किस काम में लगी हुई है। वो जानता है कि जे कोई अच्छी जॉब तो नहीं कर रही है, लेकिन वो उसकी हेल्प करना चाहता था, उसकी जिम्मेदारी उठाना चाहता था, पर जे तो उसे कुछ करने का मौका ही नहीं देती। सीन फिर से 2024 में आता है, जहाँ पर मिक शेन को गेम सिखाने के बहाने उसके करीब आ रहा था। ये चीज़ शेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तभी उसे टोंग का कॉल आता है, जो कि उसका हालचाल पूछ रहा था। टोंग तो उसे पिकअप करना चाहता था, लेकिन शेन उसे अपनी स्टडी पर ध्यान देने को बोलकर कॉल कट कर देती है। अब जब शेन रूम में जाती है, तब तक मिक के दोस्त जा चुके थे। तब शेन भी घर जाने के लिए निकल ही रही थी, लेकिन मिक कोलैबोरेशन की बात कर कर उसे रोक लेता है। इस दौरान मिक शेन के करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करता है, और शेन जब इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाती है, तब मिक उसे बहुत ही बुरा भला बोलने लग जाता है। शेन भी उसे क्लियर कर देती है कि उसे मिक जैसे ट्रैश में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो कोलैबोरेशन और उसके फॉलोअर्स को देखकर उसे टाइम दे रही थी। इस बात से गुस्सा होकर मिक शेन के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। वहीं 2009 में ये मिक दाई को प्रपोज करता है और उसके घर में आकर रहने के लिए बोलता है। ये मिक के मुताबिक जो उसे डिजर्व नहीं करता, उसके पास ना तो पैसा है और ना ही घर, लेकिन यिमिंग उसे लाइफ की हर खुशी दे सकता है। यिमिंग की इन सब बातों से दाई शौक थी। जू जैसा भी हो उसका बॉयफ्रेंड है और वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब यिमिंग भी उसे बता देता है कि उसने जू को जॉब दिलवाने के लिए झूठ कहा था। 20,000 युआन में भला उसे कैसे जॉब मिल सकती है? ये सब तो उसने दाई के करीब आने के लिए कहा था। दाई ने तो कभी नहीं सोचा था कि यिमिंग उसके साथ ये सब करेगा। दोनों एक दूसरे को सालों से जानते हैं, उनकी फैमिली भी एक दूसरे को पहचानती है। अब यिमिंग की सच्चाई पता लगने के बाद दाई वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन यिमिंग उसे रोककर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तब किसी तरीके से दाई उसे पीछे छुड़ाकर वॉशरूम में छुप जाती है, लेकिन वो बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की पूरी कोशिश कर रहा था। हेल्प के लिए दाई अब जू को कॉल करती है, लेकिन इस टाइम पर जू का फ़ोन चार्जिंग पर था और उसका फ़ोन चार्ज भी नहीं हो पाता, उससे पहले ही ऑफ हो जाता है, क्योंकि जिंग और शाओ के कंप्यूटर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से पावर कट हो चुका था। जू को तो टाइम का भी होश नहीं था। तब जे उसे टाइम के बारे में याद दिलाती है कि रात के 11:30 बज चुके हैं और अब तक दाई घर पर नहीं आई है। इस टाइम पर मेट्रो बस कुछ भी नहीं मिलता, तो भला वो घर कैसे आएगी? तब जाकर जू दाई को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दाई को जब जू के फ़ोन पर कोई रिस्पांस नहीं मिलता, तब वो पुलिस को कॉल करने वाली थी, लेकिन उसका फ़ोन भी ऑफ हो जाता है। अब बस वो वॉशरूम के अंदर ही डर कर बैठी हुई थी। इधर साल 2024 में शेन जब टोंग को कॉल नहीं उठाती, तब टोंग समझ जाता है कि शेन किसी खतरे में है। वो तुरंत ही मिक के घर जाता है और विंडो का ग्लास तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। तब शेन उसके लिए दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर शेन दाई की तरह डरी नहीं थी, बल्कि उसने हिम्मत करके फाइट बैक किया, और अब तो मिक शेन से ही डर कर बेड के नीचे छुपा हुआ बैठा था। शेन ने उसकी अच्छे से पिटाई कर दी थी और अब तो सोशल मीडिया पर वो मिक की इस हरकत को एक्सपोज करने वाली थी, जिस सब के बारे में जानकर टोंग भी उसे मारने वाला था, लेकिन शेन उसे रोक देती है। वो सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने वाला था और ऐसी लड़ाई उसके करियर पर असर डालेगी। वो अब किसी तरीके से टोंग को समझाकर वहाँ से लेकर जाती है। रास्ते में शेन को वो कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब शेन उसे हक करके रोने लग जाती है। आज तक ऐसा इंसिडेंट उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था, इसीलिए वो डर भी गई थी। अगर टोंग टाइम पर नहीं आता तो शायद वो गुस्से में मिक को मार ही डालती। कहानियाँ फिर से 2009 में आती हैं, जहाँ अब भी दाई यिमिंग से डरकर बाथरूम में छुपी हुई थी। कुछ देर बाद जब उसे यिमिंग की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो वॉशरूम से बाहर निकलती है। यिमिंग तो वॉशरूम के बाहर ही सो गया था, तो दाई जल्दी से अपना बैग लेती है और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। उस टाइम पर लिफ्ट ओपन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए दाई स्टेयर से बाहर चली जाती है। उसी टाइम जू लिफ्ट से यिमिंग के घर पर पहुँचता है। 1 सेकंड के टाइम से दाई और जू एक दूसरे से नहीं मिल पाते। जू यिमिंग को दरवाज़ा खोलने के लिए धमका रहा था, तब जाकर यिमिंग की नींद खुलती है। इस दौरान उसकी नज़र दाई की लिपस्टिक पर पड़ती है। जल्दी जल्दी निकलने के टाइम दाई के बैग से वो लिपस्टिक गिर गई थी। इस चीज़ से दाई और जू का रिश्ता तोड़ने का यिमिंग को एक मौका मिल जाता है। वो लिपस्टिक को अपने बेड पर रखता है और अपने बेड के कपड़े भी बिखेर देता है। साथ ही वो आधे कपड़े खोलकर जू के लिए दरवाज़ा ओपन करता है और उसके सामने ऐसा एक्ट करता है जैसे कि दाई उसके साथ इंटीमेट हुई हो। इस बात से गुस्सा होकर जो यिमिंग के ऊपर हाथ उठाने वाला था, तब यिमिंग उसे दाई की बात बोलकर इंसल्ट करने लग जाता है कि जू अपनी गर्लफ्रेंड को भी कंट्रोल में नहीं रख पाया। फिर वो जू को दाई की लिपस्टिक देता है और जू उसे देखकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। दाई उसे धोखा देगी, इस बात पर जू यकीन तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ भी यिमिंग के घर में देखा, उसे लग रहा था कि दाई और यिमिंग इंटीमेट हुए थे।
वहीं दाई इस सब इंसिडेंट से परेशान होकर पूरी रात बीजिंग की सड़कों पर घूमती रहती है। कुछ टाइम के लिए वो रास्ता भी भूल गई थी। वैसे तो अभी जुलाई का महीना चल रहा था, लेकिन आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। इतनी बड़ी सिटी में भी वो खुद को अकेला फील कर रही थी। फिर सुबह के टाइम उसे वही बिल्डिंग दिखती है जो कि उसके रेजिडेंस के पास है। उसी को फॉलो करके वो अपनी रूम पे पहुंचती है। इधर पूरी रात इन्हीं सब बातों के बारे में सोचकर जू भी रात भर घर नहीं आया था। कुछ देर बाद जब वो रूम पर आकर अपना फ़ोन चार्ज करता है तो दई अचानक से उसे ब्रेकअप की बात कहती है। उसके हाथ में एक अल्कोहल की बोतल थी। जब वो पूरी बॉटल पीकर ख़त्म कर देगी तब उसका और जू का रिश्ता भी वो ख़त्म कर देगी हमेशा के लिए। ये बोलकर वो अल्कोहल पीने लग जाती है। जू को तो समझ ही नहीं आता कि वो ब्रेकअप की बात पर क्या बोले, लेकिन वो बहुत कोशिश करके दाई को वो अल्कोहल पीने से रोकता है। थक हार कर दाई बेड पर लेट जाती है और जू उसे हक करके उसके पास लेट जाता है। दोनों यहाँ पर कल रात की कोई भी बात नहीं करते। सिर्फ दाई यहाँ पर एक रूल बनाती है कि अगर उनमें से किसी को भी कभी ब्रेकअप करना है तो वो ये अल्कोहल की पूरी बोतल ख़त्म होने तक अपने रिश्ते के बारे में एक और बार सोचेंगे और बोतल ख़त्म होने के बाद ही उनके रिश्ते को ख़त्म करने का डिसीजन लेंगे। जू भी इस रूल पर एग्री करता है और फिर दोनों सो जाते हैं। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जू के फ़ोन पर स्क्रिप्ट कंपटीशन को लेकर एक मैसेज आया था जहाँ पर जो कंपटीशन जीत चुका था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।